इनविजिबल हाईजैकर, इतना छोटा कि यू कांट इवन सी इट, पर ये आपके बॉडी की हर एक फैक्ट्री पर कब्जा कर सकता है। या सोचो कि आपके गट में मिलियंस ऑफ टाइनी फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए 24/7 काम कर रहे हैं। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, दिस इज द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस जो यूपीएससी पूछता है। और आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ओह, और इस ऑसम जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम। हाँ। अगर आप हमारी कम्युनिटी ऑफ स्मार्ट लर्नर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, सीरियसली उसको ऑन कर लो, और ऑफ कोर्स लाइक तो बनता है बॉस। आपका सपोर्ट हमें और कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। बिल्कुल। वेलकम एवरीवन। आज का प्लान सिंपल है। हम 2014 से 2025 तक के 25 सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमसीक्यूज पर एक सुपर डिटेल चर्चा करेंगे। We will break down every single question on viruses, probiotics, human body, basic physics, chemistry, environment, सब कुछ। तो गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग राइड। लेट्स स्टार्ट। Okay, let's dive right in. पहला सवाल है यूपीएससी सीएसई प्री 2025 पेपर से। ये कहता है, Consider the following statements. I, no virus can survive in ocean waters. 2, no virus can infect bacteria. 3, no virus can change the cellular transcriptional activity in host cells. How many of the statements given above are correct? A, only 1, B, only 2, C, all the 3, D, none. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है वायरोलॉजी बेसिक्स। Perfect start. क्लियर हेडिंग वायरसेस द अल्टीमेट सेल्यूलर हाईजैकर्स। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, चलो पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। वायरसेस को हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। मतलब सिंपल शब्दों में ये अपने आप में नॉन लिविंग है। जिंदा रहने के लिए इन्हें एक लिविंग होस्ट सेल में घुसना पड़ता है और उसकी मशीनरी यूज करनी पड़ती है। समझे? दे आर द अल्टीमेट फ्रीलोडर्स। इंटरेस्टिंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो एक कार फैक्ट्री है जो कि होस्ट सेल है। वायरस एक रोग मैनेजर की तरह है जो अंदर आके वर्कर्स को बोलता है स्टॉप मेकिंग कार्स, अब से सिर्फ मेरे क्लोन्स बनेंगे। पूरा सिस्टम हाईजैक। Wow, that's a powerful analogy. अब लेट्स परफॉर्म व्हाट आई कॉल द स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट सर्जरी आई, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। ये एब्सोल्युटली 100% इनकरेक्ट है। No word पे ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली ओशंस तो वायरसेस से भरे पड़े हैं। सोर्स के अनुसार ओशंस में 10 to the power of 30 वायरसेस हैं। ये अर्थ का सबसे वायरस रिच एनवायरनमेंट है। Incredible. majority बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वायरसेस जो मरीन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और कार्बन साइक्लिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, इकोसिस्टम के लिए क्रिटिकल है, याद रखना। तो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली गलत है। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, स्टेटमेंट सर्जरी 2? नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फिर से कंप्लीटली रॉन्ग। हमने अभी बात की बैक्टीरियोफेजेस की। फेज वर्ड का मतलब ही होता है टू ईट, तो ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस हैं। राइट। पेरिफेरल नॉलेज, इससे एक अमेजिंग इमर्जिंग फील्ड निकली है, फेज थेरेपी, जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपरबग्स को मारने के लिए इन स्पेसिफिक वायरसेस का यूज किया जा रहा है। सुपर कूल ना? दैट इज वेरी कूल। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत। अब तीसरा, स्टेटमेंट सर्जरी 3, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। ये तो वायरस का मेन काम है। दिस इज देयर एंटायर जॉब डिस्क्रिप्शन। वो होस्ट सेल की ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को हाईजैक ही इसलिए करते हैं ताकि और वायरसेस बना सकें। So all three are wrong. बिल्कुल। Elimination logic? तीनों स्टेटमेंट्स फंडामेंटल वायरोलॉजी फैक्ट्स के आगे आते हैं। अगर बेसिक डेफिनेशन भी पता हो वायरस की तो इजीली डिड्यूस किया जा सकता है कि तीनों गलत है। So a memory hack for this. हाँ, मेमोरी हैक। जस्ट रिमेंबर, वायरस इक्वल्स VIP, very infectious parasite. They are everywhere, infect almost everything and reprogram the host. VIP. Nice. Mini recap. In short, all three statements are wrong, तो correct option है D, none. Crystal clear. वो VIP hack brilliant है। चलो आगे बढ़ते हैं। Next one, UPSC CSE pre 2024 से, which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? A, nitric oxide. B, nitrous oxide. C, nitrogen dioxide. D, nitrogen pentoxide. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। Great question. क्लियर हेडिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, द बॉडीज फ्लो मैनेजर। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ की टर्म है वासोडाइलेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट यानी चौड़ी हो जाती हैं। जब ये होता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। राइट, Right? सही पकड़ा। और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO इस प्रोसेस के लिए एक की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। So a real life example. रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ट्रैफिक कॉप की तरह है जो अचानक से 2 एक्स्ट्रा लेन्स खोल देता है। इंस्टेंटली ट्रैफिक यानी आपका ब्लड स्मूथली फ्लो करने लगता है। Perfect. अब ऑप्शंस देखते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, लेट्स ऑपरेट ऑन दी ऑप्शंस। राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन ए, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये करेक्ट आंसर है। बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड को अमीनो एसिड L-अर्जिनाइन से सिंथेसाइज करती है। ये NO फिर वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे वैसोडाइलेशन होता है। ओके, और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई और रोल? हाँ बिल्कुल, पेरिफेरल नॉलेज। NO एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये न्यूरोनल एक्टिविटी और लर्निंग में भी इन्वॉल्व है, तो ये हमारी बॉडी में एक मल्टी टैलेंटेड मॉलिक्यूल है। Interesting. What about the other options? ऑप्शन बी,
नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये फेमस लाफिंग गैस है जिसे डेंटिस्ट्री में एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं। ये बॉडी सिंथेसाइज्ड वेजोडाइलेटर नहीं है। राइट। ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये एक टॉक्सिक गैस और मेजर एयर पोल्यूटेंट है जो व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलता है। हार्मफुल है, हेल्पफुल नहीं। और ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। ये भी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है पर ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। तो यहाँ की फ्रेज था सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। एग्जैक्टली वही एलिमिनेशन का लॉजिक है। मेमोरी हैक, जस्ट रिमेंबर NO मीन्स yes to blood flow। NO means yes to blood flow. Love it. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट हमारी बॉडी जो वैजोडाइलेटर बनाती है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपल एंड डायरेक्ट। Next up, UPSC CSE Pre-2022 से हमारे टाइनी फ्रेंड्स के बारे में। Consider the following statements in respect of probiotics. 1. Probiotics are made of both bacteria and yeasts. 2. The organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. 3. Probiotics help in the digestion of milk sugars. Which of the statements given above are correct? A. 1 only. B. 2 only. C. 1 and 3. D. 2 and 3. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। चलो गट बडीज की बात करते हैं। लेट्स डू इट। Clear heading. Probiotics. Your gut's best friends. Short concept. Probiotics live microorganisms हैं, मतलब जिंदा बैक्टीरिया या yeasts जो कंज्यूम करने पर हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये आपके गट के गुड गाइस हैं। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो आपका गट एक गार्डन है। प्रोबायोटिक्स उस गार्डन के फ्रेंडली गार्डनर्स हैं। वो वीड्स यानी बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखते हैं और सब कुछ फ्लरिश होने में हेल्प करते हैं। नाइस। अब स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी 1। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यस, दिस इज करेक्ट। वो आमतौर पर लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस और यीस्ट्स जैसे सैक्रोमाइसिस बुलार्डी का कॉम्बिनेशन होते हैं। Okay, so statement 1 is correct. स्टेटमेंट सर्जरी 2। प्रोबायोटिक्स डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। ये बिल्कुल गलत है। हमारे गट में ये नेचुरली रहते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये हमारे नेटिव रेजिडेंट्स हैं। Right. हमारा गट स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन इनका मेन घर है, पर ये माउथ, स्किन और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी मिलते हैं। तो statement 2 is definitely wrong. And number 3. स्टेटमेंट सर्जरी 3। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। योगर्ट में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो एक एंजाइम बनाते हैं, बीटा डी गैलेक्टोसिडास। ये एंजाइम मिल्क शुगर यानी लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल, एलिमिनेशन लॉजिक। देखो स्टेटमेंट 2 क्लियरली गलत है तो ऑप्शंस बी और डी सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, और क्योंकि 1 और 3 करेक्ट है ऑप्शन सी हमारा विनर है। Makes sense. Any memory hack? जरूर। मेमोरी हैक। प्रो इज फॉर, बायोटिक इज लाइफ। प्रोबायोटिक्स आर फॉर लाइफ इन योर गट। और याद रखो ये एक BY प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। BY product. That's clever. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया यीस्ट से बने हैं, वो हमारे गट में रहते हैं और मिल्क डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टेटमेंट्स 1 and 3 आर करेक्ट। बिल्कुल साफ। तो गट के हेल्पर से अब बॉडी के डिफेंडर्स पर आते हैं। ये भी UPSC CSE Pre-2022 से है। Which one of the following statements best describes the role of B cells and T cells in the human body? D. They protect the body from the diseases caused by pathogens. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इम्यूनोलॉजी। बॉडी के elite soldiers. क्लियर हेडिंग, बी सेल्स एंड टी सेल्स, द बॉडी स्पेशल फोर्सेस। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, बी सेल्स और टी सेल्स ये एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का कोर है, वो पार्ट जो स्पेसिफिक दुश्मनों को सीखता और याद रखता है। इसका कोई एग्जाम्पल? रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो बी सेल्स वेपन फैक्ट्रीज हैं। वो एक पर्टिकुलर दुश्मन के लिए हाईली स्पेसिफिक मिसाइल्स यानी एंटीबॉडीज डिजाइन और प्रोड्यूस करती हैं। और टी सेल्स वो स्पेशल कमांडोज हैं, कुछ इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं जबकि दूसरे जनरल्स की तरह पूरा अटैक कोऑर्डिनेट करते हैं। ब्रिलियंट एनालॉजी। तो ऑप्शंस में से बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है? डीप ऑप्शन एनालिसिस। राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन डी दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये करेक्ट आंसर है। उनका प्राइमरी रोल ही पैथोजन से लड़ना है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन ए दे प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। गलत। एलर्जिक रिएक्शंस में दूसरे सेल्स जैसे मास्ट सेल्स और एक अलग एंटीबॉडी टाइप IgE इन्वॉल्व होते हैं। ओके। ऑप्शन बी दे अलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ये भी गलत, बल्कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा है जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन उनके काम करने का एक साइन है। और सी? ऑप्शन सी दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ये तो उनके फंक्शन का आगे ऑपोजिट है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स उनकी एक्टिविटी को दबाने के लिए डिजाइन की जाती हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद। सो इट्स वेरी क्लियर। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज। टी सेल्स डायरेक्टर्स हैं। हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, उन्हें हमारे सेल्स में एंटर करने से रोकते हैं। एकदम कोऑर्डिनेटेड अटैक। मेमोरी हैक। मेमोरी हैक। बी फॉर बॉडीगार्ड मेक्स एंटीबॉडीज, टी फॉर टर्मिनेटर टर्मिनेट्स इन्फेक्टेड सेल्स। बॉडीगार्ड एंड टर्मिनेटर, सुपर मेमोरेबल। अब कुछ बहुत छोटे फार्मर्स पर एक सवाल। UPSC CSE Pre-2022 से। Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi?
A ant, B cockroach, C crab, D spider. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एनिमल बिहेवियर एंड इकोलॉजी। ये बड़ा फैसिनेटिंग सवाल है। I agree. क्लियर हेडिंग द एंट फार्मर्स, अ फंगस स्टोरी। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, कुछ एंट स्पीशीज, सबसे फेमस लीफ कटर एंट्स, एक्टिवली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती हैं। वो अपने नेस्ट्स में फंगाई कल्टीवेट करती हैं अपने प्राइमरी फूड सोर्स के लिए। Wait, what? They farm? हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो, एंड सिर्फ खाना ढूंढ नहीं रही हैं, उनके अपने अंडरग्राउंड मशरूम फार्म्स हैं। वो बाहर जाती हैं, पत्तियों के टुकड़े काटती हैं, उन्हें वापस लाती हैं, उन्हें चबाकर एक पल्प बनाती हैं कंपोस्ट के लिए, और फिर उस पर एक स्पेसिफिक टाइप का फंगस उगाती हैं। कितना एडवांस्ड है। That is mind-blowing. डीप ऑप्शन एनालिसिस। तो ऑप्शंस में से राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन ए एंट, ये करेक्ट आंसर है। सोर्स में लीफ कटर एंट्स का जिक्र है। अटीन एंट्स भी ये करती हैं। और बाकी? Cockroaches, crabs, spiders? नहीं, ऑप्शंस बी, सी और डी, कॉकरोचेस, क्रैब्स और स्पाइडर्स, ये फंगी कल्टीवेट करने के लिए नहीं जाने जाते। वो स्कैवेंजर्स या प्रेडेटर्स हैं, बट डेफिनेटली फार्मर्स नहीं है। इसमें कोई peripheral knowledge? हाँ, पेरिफेरल नॉलेज। ये सिम्बायोसिस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। एंट्स को एक रिलायबल फूड सोर्स मिलता है और बदले में फंगस को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, कंपोस्ट की स्टेडी सप्लाई और पेस्ट से प्रोटेक्शन मिलती है। ये एंट्स इकोलॉजिकल इंजीनियर्स भी हैं, How so? क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर के मेजर डीकम्पोजर्स हैं। Wow. Memory hack. मेमोरी हैक, ए फॉर एंट, ए फॉर एग्रीकल्चर। एंट्स ओरिजिनल फार्मर्स थे। A for agriculture. Simple. मिनी रिकैप, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट, एंट्स कल्टिवेट फंगी। ये एक सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। Who knew ants were such sophisticated farmers? चलो, इसी पार्टनरशिप के थीम को कंटिन्यू करते हैं UPSC CSE pre-2021 से। Which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms? 1. Cnidarians, 2. Fungus, 3. Protozoa. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2 and 3. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है सिम्बायोसिस। हाँ, नेचर ऐसी अनोखी दोस्ती से भरी पड़ी है। Let's hear about them. क्लियर हेडिंग, अनलाइकली फ्रेंडशिप्स, सिम्बायोसिस इन नेचर। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, सिम्बायोसिस का मतलब है दो अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बीच कोई भी क्लोज और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन। ये म्यूचुअलिस्टिक हो सकता है, कमेंजलिस्टिक या पैरासिटिक। ओके, तो इन तीनों में से कौन कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं? डीप ऑप्शन एनालिसिस। लेट्स एग्जामिन ईच वन। स्टेटमेंट सर्जरी 1, सिनिडेरियंस। यस, क्लासिक एग्जाम्पल है कोरल्स, जो सिनिडेरियंस हैं। वो एल्जी, जिनको जूओक्सिन थैले कहते हैं, के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। एल्जी उन्हें खाना देते हैं, कोरल उन्हें प्रोटेक्शन। Right. Corals. स्टेटमेंट सर्जरी 2, फंगी। एब्सोल्युटली, माइकोराइजल एसोसिएशंस एक फेमस एग्जाम्पल है जहां फंगी प्लांट रूट्स के साथ पार्टनर करते हैं। एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है लाइकेंस, फंगी और एल्जी की पार्टनरशिप। Okay. Fungi भी? और प्रोटोजोआ? स्टेटमेंट सर्जरी 3, प्रोटोजोआ। यस अगेन, एक ग्रेट एग्जाम्पल है टर्माइट के गट में रहने वाले प्रोटोजोआ। वो टर्माइट को लकड़ी से सेल्यूलोस डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो टर्माइट खुद नहीं कर सकता। तो मतलब तीनों ही? हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक। तीनों ग्रुप्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाने के लिए मशहूर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। इसके लिए कोई हैक? मेमोरी हैक, रिमेंबर CFP, coral, cnidarians, fungi, protozoa are all certified friendly partners. CFP. I'll remember that. Mini recap. In short, all three, cnidarians, fungi, and protozoa are famous for their symbiotic relationships. Option D is the one. अगला सवाल 2021 से ही हमें लैब में ले जाता है। Consider the following. 1. Bacteria. 2. Fungi. 3. Virus. Which of the above can be cultured in artificial synthetic medium? A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम है माइक्रोबायोलॉजी। देखते हैं कौन लैब डिश में ग्रो कर सकता है। Okay. क्लियर हेडिंग, लैब ग्रोथ, हु कैन एंड हु कांट। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, एक आर्टिफिशियल मीडियम एक तरह से माइक्रोब्स के लिए लैब मेड खाना है। ये एक जेल या लिक्विड होता है जो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स और कंडीशंस प्रोवाइड करता है। Let's check the candidates. डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी 1, बैक्टीरिया। यस, ज्यादातर बैक्टीरिया को आसानी से आर्टिफिशियल मीडिया जैसे अगार प्लेट्स पर ग्रो किया जा सकता है। Okay. स्टेटमेंट सर्जरी 2, फंगाई। यस, फंगाई जैसे यीस्ट और मोल्ड्स को भी आर्टिफिशियल मीडिया पर कल्चर किया जा सकता है। और viruses? स्टेटमेंट सर्जरी 3, वायरस। नो, यही की है। जैसा हमने पहले सवाल में डिस्कस किया, वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं। वो एक लिविंग होस्ट सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उन्हें एक लिविंग सेल की मशीनरी हाईजैक करनी पड़ती है। तो उन्हें लैब में ग्रो कैसे करते हैं? पेरिफेरल नॉलेज, वायरसेस को लैब में ग्रो करने के लिए आपको सेल कल्चर्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि डिश में ग्रो किए गए लिविंग सेल्स होते हैं, या फिर फर्टिलाइज्ड चिकन एग्स यूज किए जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो एलिमिनेशन यहाँ आसान हो जाता है। बिल्कुल, एलिमिनेशन लॉजिक। जैसे ही आपको पता चलता है कि वायरसेस को आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते, आप ऑप्शंस बी, सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो। सिर्फ ए बचता है। मेमोरी हैक। मेमोरी हैक। वायरसेस डीवाज हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक लिविंग ड्रेसिंग रूम होस्ट सेल चाहिए, एक सिंपल नॉन लिविंग लैब डिश नहीं। द DY एनालॉजी इज परफेक्ट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बैक्टीरिया और फंगाई इंडिपेंडेंट ग्रोवर्स हैं लैब में, पर वायरसेस डिपेंडेंट डीवाज हैं, तो सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है। ओके, 2021 में ही रहते हैं, पर अब उन ऑर्गेनिजम्स पर आते हैं जिन्हें सॉइल भी नहीं चाहिए। In nature, which of the following are most likely to be found surviving on a surface without soil? 1. Fern. 2. Lichen. 3. Moss. 4. Mushroom. Select the correct answer using the code given below. C. 2 and 3 only. ब्रॉड माइक्रो थीम है प्लांट किंगडम, नेचर के पायोनियर्स के बारे में एक अच्छा सवाल। Let's see. क्लियर हेडिंग। लाइफ ऑन द रॉक्स, नो सॉइल नो प्रॉब्लम। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, कुछ ऑर्गेनिजम्स को पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। वो सबसे पहले बैरन एनवायरनमेंट्स जैसे नंगी चट्टान पर कॉलोनाइज करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन का लंबा प्रोसेस शुरू करते हैं। Okay, तो इनमें से कौन फिट होता है? डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी। 1. फर्न। नहीं, ज्यादातर फर्न्स की रूट्स होती हैं और उन्हें थ्राइव करने के लिए मॉइस्ट सॉइल चाहिए। So, fern is out. What about lichen? स्टेटमेंट सर्जरी 2। लाइकन। यस, लाइकन्स इसके अल्टीमेट चैंपियंस हैं। वो एल्गी और फंगाई की एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है और लगभग किसी भी अनडिस्टर्ब्ड सरफेस पर ग्रो कर सकते हैं, रॉक्स, ट्री बार्क, यहाँ तक कि पुराने ग्लास पर भी। Okay, और moss? स्टेटमेंट सर्जरी 3। मॉस। यस, मॉसेज नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिनकी ट्रू रूट्स नहीं होती, वो आसानी से रॉक्स और ट्रीज पर ग्रो कर सकते हैं, बस थोड़ी मॉइस्चर चाहिए। और mushroom? स्टेटमेंट सर्जरी 4। मशरूम। नहीं, मशरूम्स फंगी की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। फंगस की मेन बॉडी माइसीलियम को ग्रो करने के लिए एक सबस्ट्रेट चाहिए, जैसे सॉइल या सड़ती हुई लकड़ी। So, it's lichens and moss. करेक्ट। एलिमिनेशन लॉजिक। फर्न्स और मशरूम्स आउट है, बचते हैं लाइकेंस और मॉसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 2 and 3 ओनली। Memory hack for this. मेमोरी हैक। वो कहावत याद है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसका मतलब है कि एक रुका हुआ पत्थर मॉस गैदर करता है, तो लाइक अ मॉस ऑन अ स्टोन। लाइकेंस और मॉसेस अक्सर ऐसी सर्फेसिस पर साथ मिलते हैं। Great hack. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लाइकेंस और मॉसेस वो रॉक स्टार्स हैं जो बिना सॉइल के रह सकते हैं। फर्न्स और मशरूम्स को एक प्रॉपर घर चाहिए। अब कुछ किचन फिजिक्स UPSC CSE Pre 2021 से। In a pressure cooker, the temperature at which the food is cooked depends mainly upon which of the following? 1. Area of the hole in the lid. 2. Temperature of the flame. 3. Weight of the lid. Select the correct answer using the code given below. C. 1 and 3 only. ब्रॉड माइक्रो थीम है, बेसिक फिजिक्स। चलो प्रेशर कुकर की फिजिक्स को अनपैक करते हैं। Let's do it. क्लियर हेडिंग। द फिजिक्स ऑफ अ प्रेशर कुकर। शॉर्ट कंसेप्ट। मेन प्रिंसिपल सिंपल है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ बढ़ता है। नॉर्मल प्रेशर पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो पानी एक हायर टेम्परेचर जैसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। Higher temperature मतलब faster cooking. एग्जैक्टली। अब उस इंटरनल प्रेशर को क्या कंट्रोल करता है? Good question. इन द लिड। यस, बिल्कुल। प्रेशर मेंटेन होता है क्योंकि स्टीम सिर्फ उस छोटे से होल से निकल सकती है। होल का साइज स्टीम एस्केप होने के रेट को डिटरमिन करता है, जो प्रेशर बिल्डअप को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। Okay. And what about the flame's temperature? स्टेटमेंट सर्जरी 2। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। ये क्लासिक ट्रैप है, ये इनकरेक्ट है। फ्लेम की टेम्परेचर सिर्फ ये अफेक्ट करती है कि कुकर कितनी जल्दी अपने मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंचता है, पर फाइनल कुकिंग टेम्परेचर प्रेशर सेटिंग से डिटरमिन होता है, फ्लेम से नहीं। I see. And the lid's weight? स्टेटमेंट सर्जरी 3। वेट ऑफ द लिड। यस, ये करेक्ट है। अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो लिड पर रखे विसल को उठा सके, तो वेट डायरेक्टली मैक्सिमम प्रेशर को कंट्रोल करता है। So 1 and 3 are correct. हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक। कुकिंग टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर को वेट और होल एरिया कंट्रोल करते हैं। फ्लेम की टेम्परेचर इररेलेवेंट, तो 1 and 3 करेक्ट है। आंसर है सी। Memory hack. मेमोरी हैक। प्रेशर यहाँ का असली कुक है, फ्लेम नहीं। फ्लेम तो सिर्फ असिस्टेंट है जो पैन गरम करता है। That's a great clarification. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, प्रेशर कुकर का कुकिंग टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लिड का वेट और होल का एरिया, फ्लेम पर नहीं। चलो केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। UPSC CSE Pre 2021 से with reference to furnace oil. Consider the following statements. 1. It is a product of oil refineries. 2. Some industries use it to generate power. 3. Its use causes sulfur emissions into the environment. Which of the statements given above are correct? D. 1, 2 and 3. ओके, इस हैवी ड्यूटी फ्यूल की बात करते हैं। Yes. क्लियर हेडिंग। फर्नेस ऑयल, द डर्टी फ्यूल। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। फर्नेस ऑयल एक डार्क, थिक, विस्कस रेजिडुअल फ्यूल है। बेसिकली ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद बचे हुए हेवियर, लोअर क्वालिटी कंपोनेंट्स में से एक है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी 1। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। करेक्ट, ये रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिलता है। Okay. स्टेटमेंट सर्जरी 2। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। करेक्ट, इसे बॉयलर्स, फर्नेसेस और कुछ इंजन्स में यूज किया जाता है, मेनली क्योंकि ये दूसरे फ्यूल से सस्ता है। And the environmental impact. स्टेटमेंट सर्जरी 3।
इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशंस। करेक्ट, यही इसका सबसे बड़ा एनवायरमेंटल ड्रॉबैक है। फर्नेस ऑयल में हाई सल्फर कंटेंट होता है। जब ये जलता है तो ये सल्फर ऑक्साइड्स SOX के रूप में रिलीज होता है जो एसिड रेन कॉज करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक। तीनों ही फर्नेस ऑयल के बारे में फैक्चुअली करेक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, इसलिए आंसर डी है। मेमोरी हैक फॉर दिस वन। मेमोरी हैक। फर्नेस ऑयल को इंडस्ट्री का FUS समझो, अ चीप फ्यूल यूज्ड बाय इंडस्ट्री दैट रिलीजेस सल्फर। FUS, गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, फर्नेस ऑयल एक सस्ता सल्फर रिच इंडस्ट्रियल फ्यूल है ऑयल रिफाइनरी से। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल आगे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर ही रहते हैं एक और 2021 से। Why is there a concern about copper smelting plants? 1. They may release lethal quantities of carbon monoxide into the environment. 2. The copper slag can cause the leaching of some heavy metals into the environment. 3. They may release sulfur dioxide as a pollutant. Select the correct answer. B, 2 and 3 only. एक बहुत जरूरी एनवायरमेंटल सवाल। Let's break it down. Clear heading. The dark side of copper smelting. Short concept. Smelting मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है हीटिंग के जरिए। इस प्रोसेस में प्योर मेटल बनता है पर साथ ही वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स भी। So what are the concerns? Deep option analysis. Statement surgery. 1. Release lethal quantities of carbon monoxide. सोर्स कहता है ये इनकरेक्ट है। हाँ, कुछ CO बनता है पर मॉडर्न स्मेल्टर्स में एमिशन कंट्रोल्स होते हैं, ये लीथल क्वांटिटीज में रिलीज नहीं होता। Okay, so CO is not the main issue. स्टेटमेंट सर्जरी 2. कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ हेवी मेटल्स। ये एक मेजर कंसर्न है और करेक्ट है। स्लैग ग्लासी वेस्ट मटेरियल है। इसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड जैसे हैजार्डस हेवी मेटल्स हो सकते हैं जो सॉइल और ग्राउंड वाटर में जा सकते हैं। That's serious. एंड द थर्ड स्टेटमेंट सर्जरी 3. रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एक मेजर कंसर्न है और करेक्ट है। ज्यादातर कॉपर ओर्स सल्फाइड्स होते हैं। जब उन्हें हीट करते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ह्यूज अमाउंट्स में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है जो एसिड रेन का प्राइमरी कॉज है। So 2 and 3 are the real problems. बिल्कुल, एलिमिनेशन लॉजिक। दो सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं स्लैग और सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए आंसर बी है। Memory hack. मेमोरी हैक। स्मेल्टिंग की SS प्रॉब्लम्स, स्लैग और सल्फर। SS problems, easy to remember. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कॉपर स्मेल्टिंग के मेन एनवायरमेंटल नाइटमेयर्स हैं हेवी मेटल पोल्यूशन फ्रॉम स्लैग और एसिड रेन कॉजिंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। अब एक केमिकल पर सवाल जो काफी न्यूज में रहा है 2021 से। बिस्फेनोल A, BPA, a cause of concern, is a structural component in the manufacture of which of the following kinds of plastics? B, polycarbonate. हाँ, BPA एक क्लासिक टॉपिक है। Let's hear about it. क्लियर हेडिंग। BPA, द प्लास्टिक प्रॉब्लम। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। बिस्फेनॉल A या BPA एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसे कुछ प्लास्टिक्स और रेजिन्स बनाने में यूज किया जाता है। कंसर्न ये है कि ये एक एंडोक्रिन डिसरप्टर है, मतलब ये बॉडी के हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो ये किस प्लास्टिक का कंपोनेंट है? डीप ऑप्शन एनालिसिस। ये एक डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल है, राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट, ये करेक्ट आंसर है। BPA पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स बनाने में एक की मोनोमर है। ये प्लास्टिक हार्ड, ट्रांसपेरेंट और शैटर रेजिस्टेंट होता है। और ये कहाँ यूज होता है? पेरिफेरल नॉलेज। पॉलीकार्बोनेट बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स में यूज होता है, जैसे रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, फूड कंटेनर्स और यहाँ तक कि सीडीज में भी। चिंता यह है कि BPA प्लास्टिक से फूड या ड्रिंक्स में लीच कर सकता है, स्पेशली हीट करने पर। Okay, to remember this. मेमोरी हैक। बस एक्रोनिम्स याद रखो। BPA इन PC। BPA in PC. Simple. मिनी रिकैप। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट। BPA पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स का की बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो कुछ फंडामेंटल केमिस्ट्री पर वापस आते हैं 2021 से। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज A, it is dipolar in nature. आहा, पानी की सुपर पावर। Explain this superpower. क्लियर हेडिंग। वाटर, द अल्टीमेट मिक्सर। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। पानी को अक्सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि उसमें एक अमेजिंग एबिलिटी है बहुत सारी अलग अलग चीजों को डिसॉल्व करने की। और इसका रीजन क्या है? डीप ऑप्शन एनालिसिस सवाल पूछता है क्यों, राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन ए, इट इज डाइपोलर इन नेचर, यही करेक्ट रीजन है। एक वाटर मॉलिक्यूल H2O पोलर होता है, ऑक्सीजन एंड पर हल्का नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन एंड्स पर हल्का पॉजिटिव चार्ज। इस डाइपोलर नेचर की वजह से वो दूसरे चार्ज्ड या पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके अलग कर पाता है। कोई एग्जांपल? रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो नमक NaCl डिसॉल्व करना। पानी के पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड्स नेगेटिव क्लोराइड आयन को घेर लेते हैं और नेगेटिव ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव सोडियम आयन को अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि नमक का क्रिस्टल टूट जाता है। और बाकी ऑप्शंस? अदर ऑप्शंस B, C, D वो सब पानी के बारे में सच है पर उसकी सॉल्वेंट एबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करते। उसकी हाई स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अच्छी है पर वो एक अलग प्रॉपर्टी है। ओके, सो द मेमोरी हैक। मेमोरी हैक। वाटर के दो पोल्स हैं डाइपोला, इसलिए वो चीजों को पुल करके अलग कर सकता है। मेक सेंस। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पानी का सॉल्वेंट वाला मैजिक उसके डाइपोलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आता है, वही की है। अर्थ की केमिस्ट्री से कॉस्मोस की विशालता तक
2021 से which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in light years? D. Speed of light is always same. यूनिवर्स को नापने पर एक अच्छा सवाल। Tell us. क्लियर हेडिंग, मेजरिंग द कॉस्मोस विद लाइट ईयर्स। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की नहीं। ये वो दूरी है जो लाइट एक साल में वैक्यूम में ट्रैवल करती है। तो इस यूनिट को यूज क्यों करते हैं? डीप ऑप्शन एनालिसिस। सवाल पूछता है क्यों, राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन डी, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। यही फंडामेंटल रीजन है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे सी से डिनोट करते हैं। ये यूनिवर्स में हर जगह सेम है। इससे ये एक इनक्रेडिबली रिलायबल और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन जाता है। A ruler that doesn't change. एग्जैक्टली अगर यूनिवर्स को नापने के लिए रूलर चाहिए तो ऐसा रूलर चाहिए जो बदले नहीं। स्पीड ऑफ लाइट वही परफेक्ट ना बदलने वाला रूलर है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। And the memory hack. मेमोरी हैक। लाइट ईयर यूनिवर्स का रूलर है और स्पीड ऑफ लाइट उसकी कांस्टेंट रिलायबल मार्किंग है। Simple. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हम लाइट ईयर्स यूज करते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो उसे कॉस्मिक डिस्टेंस के लिए परफेक्ट स्टैंडर्ड बनाता है। चलो अब कॉस्मोस से सेल पर जूम इन करते हैं। यूपीएससी सीएसई प्री 2020 से which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cells? 1. Plant cells have cellulose cell walls while animal cells do not. 3. Mature plant cells have one large vacuole whilst animal cells have many small vacuoles. Select the correct answer. C. 1 and 3 only. सेल बायोलॉजी का टाइम। Let's do it. क्लियर हेडिंग, सेल वॉल्स, प्लांट वर्सेस एनिमल। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस होता है, पर उनके लाइफस्टाइल के बेसिस पर उनमें की डिफरेंसेस हैं। Okay, let's look at the statements. डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी। 1. प्लांट सेल्स हैव सेलुलर सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। ये करेक्ट है। सेलुलोज से बनी रिजिड सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें ये नहीं होती। So 1 is correct. What about 2? स्टेटमेंट सर्जरी 2। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनकरेक्ट है। दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये प्लांट्स में सेल वॉल के ठीक अंदर की लेयर है और कंट्रोल करती है कि सेल में क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। Common confusion point. हाँ। स्टेटमेंट सर्जरी 3। मेच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल। ये करेक्ट है। प्लांट्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सेल का 90% वॉल्यूम ले सकता है। ये पानी, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। एनिमल सेल्स में आमतौर पर कई छोटे वैक्यूल्स होते हैं, अगर होते हैं तो। So 1 and 3 are correct. बिल्कुल, एलिमिनेशन लॉजिक। स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली गलत है। इससे 2 वाले सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, तो सिर्फ सी 1 and 3 ओनली बचता है, जो हमारा आंसर है। And a hack for this. मेमोरी हैक। प्लांट्स बॉक्सी होते हैं रिजिड सेल वॉल की वजह से और उनके पास एक बड़ा इंटरनल वाटर टैंक होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। Boxy with a water tank. Got it. मिनी रिकैप इन शॉर्ट। की डिफरेंसेस हैं सेल वॉल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो 1 और 3 करेक्ट है। Biology से material science. 2020 से एक और सवाल. Steel slag can be the material for which of the following? 1. Construction of base road. 2. Improvement of agricultural soil. 3. Production of cement. Select the correct answer. D. 1, 2 and 3. वेस्ट को वेल्थ में बदलना। Explain. क्लियर हेडिंग, स्टील स्लैग फ्रॉम वेस्ट टू वंडर। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। स्टील स्लैग स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। पहले इसे वेस्ट माना जाता था, पर अब इसके कई यूजफुल सर्कुलर इकोनॉमी एप्लीकेशंस मिल गए हैं। जैसे कि? डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी। 1. कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड। करेक्ट। स्टील स्लैग बहुत स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और वेयर एंड टेयर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। ये रोड्स की बेस लेयर बनाने के लिए एक एक्सीलेंट एग्रीगेट मटेरियल है। Okay. And for soil? स्टेटमेंट सर्जरी 2। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। Correct. क्रश्ड स्टील स्लैग को एसिडिक सॉइल्स को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें हाई लाइम कंटेंट होता है। And cement? स्टेटमेंट सर्जरी 3। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। Correct. ग्राउंड स्टील स्लैग को सीमेंट प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। ये सीमेंट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम करता है। तो तीनों ही applications हैं. करेक्ट। Elimination logic. तीनों ही स्टील स्लैग के वेल नोन और एस्टैब्लिश्ड यूजेस हैं, तो आंसर है डी, Memory hack. मेमोरी हैक। स्टील स्लैग एक RAC स्टार है, रोड्स, एग्रीकल्चर और सीमेंट के लिए यूजफुल। RAC star. Got it. मिनी रिकैप। In short, स्टील स्लैग एक वर्सेटाइल बाई प्रोडक्ट है जिसके रोड्स, एग्रीकल्चर और सीमेंट में इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सेम। शॉर्ट कॉन्सेप्ट। एक कैंडल या ब्लो पाइप की फ्लेम यूनिफॉर्म नहीं होती। उसके अलग अलग जोन्स होते हैं। हर जोन का अलग कलर और टेम्परेचर होता है जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। so why the outermost zone? डीप ऑप्शन एनालिसिस। राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन ए, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। यही करेक्ट रीजन है। फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन आमतौर पर हल्का नीला और नॉन ल्यूमिनस होता है। इस जोन में आसपास की हवा से भरपूर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है जिससे फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन होता है। And complete combustion means maximum heat. एग्जैक्टली। कंप्लीट कंबस्शन सबसे ज्यादा एनर्जी हीट के रूप में रिलीज करता है, इसलिए ये सबसे गर्म हिस्सा होता है। Interesting. पेरिफेरल नॉलेज। मिडिल जोन ल्यूमिनस येलो होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से। वो मॉडरेटली हॉट होता है और सबसे अंदर का डार्क जोन सबसे कम गर्म होता है। Memory hack for this. मेमोरी हैक।
Simple and effective. Outer is hotter. Outer is hotter. Mini recap. In short, फ्लेम का आउटरमोस्ट जोन मेटल्स मेल्ट करने के लिए यूज होता है क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन की वजह से सबसे गर्म होता है। अब एक सवाल हमारे मानव अतीत की गहराइयों से, यूपीएससी सीएससी प्री 2019 से। द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू बी एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी में चलते हैं। लेट्स गो। क्लियर हेडिंग डेनिसोवंस आर गोस्ट एंसेस्टर्स। शॉर्ट कॉन्सेप्ट डेनिसोवंस एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज या सब स्पीशीज है आर्केक ह्यूमंस की। हमें फिजिकल फॉसिल से उनके बारे में बहुत कम पता है, पर उन फॉसिल से एक्सट्रैक्ट किए गए डीएनए से बहुत कुछ। तो ये एक डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, डीप ऑप्शन एनालिसिस, राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन बी एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, ये करेक्ट आंसर है। वो लोअर और मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड के दौरान पूरे एशिया में रहते थे। और इनका नाम डेनिसोवन क्यों है? पेरिफेरल नॉलेज, उनका नाम साइबेरिया के अल्टाई माउंटेन्स में स्थित डेनिसोवा केव से आता है, जहां 2010 में पहला फॉसिल फ्रैगमेंट, एक उंगली की हड्डी मिली थी। उस हड्डी के डीएनए एनालिसिस से पता चला कि वो एक अलग लीनिएज थे, नियांदरथाल्स और मॉडर्न ह्यूमन से रिलेटेड पर अलग। फैसिनेटिंग। मेमोरी हैक, बस नाम को जगह से जोड़ो, डेनिसोवा केव, एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज की खोज। गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डेनिसोवेंस एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज थे अर्ली ह्यूमंस की, नियांदरथाल्स के कजिन्स। हमारे पुराने रिश्तेदारों से मॉडर्न बीमारियों तक। एक मेडिकल सवाल 2019 से, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बी, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। एक क्रिटिकल सवाल, कीवर्ड पे ध्यान दो, नॉट करेक्ट। राइट। क्लियर हेडिंग हेपेटाइटिस फैक्ट्स, व्हाट्स नॉट करेक्ट। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, हेपेटाइटिस लिवर की एक सूजन है जो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन से होती है। 5 मेन टाइप्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। बी और सी सबसे सीरियस हैं। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? डीप ऑप्शन एनालिसिस, राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, यही वो स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। असलियत इसके बिल्कुल आगे है। हेपेटाइटिस बी के लिए एक हाईली इफेक्टिव और सेफ वैक्सीन है। ओह, हाँ, सोर्स इसे पहला एंटी कैंसर वैक्सीन कहता है क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को रोकता है जो लिवर कैंसर का एक लीडिंग कॉज है। पर हेपेटाइटिस सी के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। स्टेटमेंट ने इसे उल्टा कर दिया। सो दैट्स द आंसर। बिल्कुल। मेमोरी हैक, इस जरूरी फैक्ट को याद रखो, वैक्सीन फॉर बी बट नॉट फॉर सी। वैक्सीन फॉर बी बट नॉट फॉर सी। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की नहीं। 2019 से ही एक और सवाल जो साइंस की कटिंग एज नॉलेज टेस्ट कर रहा है। With reference to the recent developments in science, which one of the following statements is not correct? A, functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. यहाँ साइंस फैक्ट को साइंस फिक्शन से अलग करना है। फिर से हम ढूंढ रहे हैं नॉट करेक्ट। Okay. बायोटेक्नोलॉजी में करंट कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस की अवेयरनेस टेस्ट करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट साइंस फिक्शन है? डीप ऑप्शन एनालिसिस, राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टेटमेंट ए, functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. सोर्स कहता है स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। जबकि साइंटिस्ट्स अलग-अलग स्पीशीज के डीएनए सेगमेंट्स को काटने और जोड़ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में एक्सपर्ट है। इन टुकड़ों से एक पूरा नया फंक्शनल क्रोमोसोम बनाना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। I see. It's more complex than that. बहुत ज्यादा। बाकी ऑप्शंस पॉसिबल है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस हो सकता है, पीसीआर टेक्निक है, सेल कल्चर भी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। तो ए हमारी करंट साइंटिफिक कैपेबिलिटी से आगे की बात है। मेमोरी हैक। मेमोरी हैक, हम डीएनए सेगमेंट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पर अभी तक मिक्स्ड पार्ट से एक पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शनल क्रोमोसोम नहीं लिख सकते। गुड वन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अलग-अलग स्पीशीज के डीएनए को मिलाकर एक फंक्शनल क्रोमोसोम बनाना अभी साइंस फिक्शन है, फैक्ट नहीं। इसलिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। अब बिल्कुल बिग पिक्चर पर आते हैं। 2018 से कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। 1, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। 2, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। 3, मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। Which of the above are the predictions of Albert Einstein's general theory of relativity? D, 1, 2 and 3. हाँ, आइंस्टाइन के मास्टरपीस की बात करते हैं। Let's do it. क्लियर हेडिंग आइंस्टाइन्स यूनिवर्स। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 ग्रेविटी की हमारी मॉडर्न थ्योरी है। इसने ग्रेविटी को एक फोर्स नहीं बल्कि मास और एनर्जी द्वारा स्पेस टाइम के कर्वेचर का नतीजा बताया। तो इनमें से क्या-क्या उसकी प्रेडिक्शंस हैं? डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी 1, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। करेक्ट। थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को वॉर्प करेंगे और लाइट का पाथ उस वॉर्प्ड स्पेस से गुजरते हुए बेंड होगा। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। Which has been proven. हाँ, स्टेटमेंट सर्जरी 2, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। करेक्ट। आइंस्टाइन के इक्वेशंस ने ही एक डायनामिक यूनिवर्स सजेस्ट किया था। बाद में एडविन हबल के ऑब्जर्वेशंस ने इसे कंफर्म किया। And the third one? स्टेटमेंट सर्जरी 3, मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। करेक्ट। ये तो थ्योरी का एब्सोल्यूट कोर कॉन्सेप्ट है। तो तीनों ही करेक्ट हैं। बिल्कुल। एलिमिनेशन लॉजिक, तीनों ही जनरल रिलेटिविटी की फाउंडेशनल प्रेडिक्शंस हैं। तो आंसर है डी। Memory hack for this grand theory. मेमोरी हैक, आइंस्टाइन की LUM थ्योरी याद रखो,
लाइट बेंड्स, यूनिवर्स एक्सपैंड्स, मैटर वॉर्प्स। LUM theory, fantastic. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, तीनों फिनोमिना लाइट बेंडिंग, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और मैटर वॉर्पिंग स्पेस टाइम जनरल रिलेटिविटी की कोर प्रेडिक्शंस हैं। अब बेसिक्स पर आते हैं 2018 से. Which one of the following is the reason why most non-metals are not good conductors of electricity? C. They lack free electrons. फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। Let's understand it. क्लियर हेडिंग, व्हाई नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चार्ज कैरियर्स की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है जो मूव करने के लिए फ्री हों। सॉलिड मेटल्स में ये चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। For non-metals में क्या होता है? डीप ऑप्शन एनालिसिस, राइट वर्सेस रॉन्ग। ऑप्शन सी, दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही करेक्ट आंसर है। नॉन मेटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली जुड़े होते हैं, अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड्स में। वो मटेरियल में घूमने के लिए फ्री नहीं होते। No free electrons, no current. एग्जैक्टली इसीलिए नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पेरिफेरल नॉलेज, इसके आगे मेटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं। इसीलिए मेटल्स एक्सेलेंट कंडक्टर्स हैं। The hack is in the logic itself. हाँ, मेमोरी हैक, सिंपल लॉजिक, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नो फ्लो इक्वल्स नो कंडक्शन। Makes perfect sense. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, नॉन मेटल्स इसलिए बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं क्योंकि उनमें करंट कैरी करने के लिए जरूरी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब एक सवाल जो एवरीडे आइटम्स की जनरल अवेयरनेस टेस्ट कर रहा है 2017 से. Consider the following pairs. 1. Lipstick contains lead. 2. Soft drinks contains brominated vegetable oils. 3. Chinese fast food contains monosodium glutamate. Which of the pairs is correctly matched? D. 1, 2 and 3. हम जो केमिस्ट्री कंज्यूम करते हैं उस पे है ये। Let's see. क्लियर हेडिंग, हिडन केमिकल्स ऑन योर प्लेट एंड फेस। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ये सवाल अनकॉमन फूड एडिटिव्स और कंटामिनेंट्स पर है जो पब्लिक हेल्थ डिस्कशंस का विषय रहे हैं। Let's verify each pair. पेयर 1, लिपस्टिक लेड, करेक्टली मैच्ड। लेड एक इंग्रेडिएंट नहीं है, पर कुछ कॉस्मेटिक्स इंक्लूडिंग लिपस्टिक्स में यूज होने वाले पिगमेंट्स में एक कॉमन इम्प्योरिटी है। Okay. पेयर 2, सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, BVO, करेक्टली मैच्ड। BVO एक फूड एडिटिव है जो सिट्रस फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता था। इसका यूज कंट्रोवर्शियल है। And MST. पेयर 3, चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, करेक्टली मैच्ड। MSG एक बहुत कॉमन फ्लेवर एनहेंसर है और ये चाइनीज कुजीन से फेमसली एसोसिएटेड है। तो all three are correct. हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक, तीनों ही पेयर्स कॉमन नॉलेज और मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर आगे से मैच्ड है, इसलिए आंसर डी है। इसका कोई हैक? मेमोरी हैक, ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, बस फूड और कॉस्मेटिक सेफ्टी से जुड़ी न्यूज पढ़ते रहना है। Good advice. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, तीनों पेयर्स एक प्रोडक्ट को उससे आम तौर पर जुड़े एक केमिकल से आगे से जोड़ते हैं। चलो हमारे फेवरेट हाईजैकर वायरस पर वापस आते हैं. UPSC CSE pre 2016 से. Which of the following statements are correct? Viruses can infect 1. Bacteria, 2. Fungi, 3. Plants. Select the correct answer. D. 1, 2 and 3. वायरसेस की होस्ट रेंज टेस्ट करने के लिए अच्छा सवाल। Let's check the list. क्लियर हेडिंग, द वायरस हिट लिस्ट, हु कैन दे इन्फेक्ट। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि वायरसेस लाइफ के अलग अलग किंगडम्स में कितना वाइडली इन्फेक्ट कर सकते हैं। So, bacteria? डीप ऑप्शन एनालिसिस, स्टेटमेंट सर्जरी 1, बैक्टीरिया। यस, जैसा हमने पहले सवाल में डिस्कस किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, तो ये करेक्ट है। Fungi. स्टेटमेंट सर्जरी 2, फंगी। यस, फंगी को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस भी होते हैं, उन्हें माइकोवायरसेस कहते हैं, ये भी करेक्ट है। And plants? स्टेटमेंट सर्जरी 3, प्लांट्स। यस, हजारों तरह के प्लांट वायरसेस होते हैं जो फसलों में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी करेक्ट है। So they can infect everything on the list? हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक, वायरसेस इनक्रेडिबली डाइवर्स है और लाइफ के हर किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, तो तीनों करेक्ट है। आंसर है डी, Memory hack. मेमोरी हैक। वायरसेस इक्वल अपॉर्चुनिटी इन्फेक्टर्स हैं, वो भेदभाव नहीं करते। अगर कोई लिविंग सेल है तो शायद उसको इन्फेक्ट करने वाला वायरस भी है। Good point. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, वायरसेस का होस्ट रेंज बहुत वाइड है और वो आगे में बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। Excellent. अब हम इस डीप डाइव के आखिरी सवाल पर आ गए हैं 2014 से एक क्लासिक न्यूट्रिशन पर. Consider the following pairs. Vitamin deficiency disease. 1. Vitamin C, scurvy. 2. Vitamin D, rickets. 3. Vitamin E, night blindness. Which of the pairs is correctly matched? A. 1 and 2 only. चलो कुछ जरूरी नॉलेज के साथ एंड करते हैं। Let's do it. क्लियर हेडिंग, विटामिन मैच मेकिंग, विच पेयर इज रॉन्ग। शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ये सवाल विटामिन्स और उनसे होने वाली स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीजेस की बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है। Okay, let's check the matches. Pair 2. पेयर 2, विटामिन डी, रिकेट्स, करेक्टली मैच्ड। रिकेट्स बच्चों में होने वाली कंडीशन है जिसमें हड्डियां सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। And the last pair? पेयर 3, विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी का क्लासिक सिम्टम है। विटामिन ए हमारी आंखों में विजुअल पिगमेंट बनाने के लिए जरूरी है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है?
पेरिफेरल नॉलेज। विटामिन ई की कमी इंसानों में रेयर है, पर आमतौर पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और कुछ केसेस में रिड्यूस्ड फर्टिलिटी से जुड़ी है। ये एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। तो 1 and 2 are correct? हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक। पेयर्स 1 और 2 करेक्ट है, पर 3 इनकरेक्ट है। इसलिए आंसर है ए 1 and 2 ओनली। इसका कोई हैक? मेमोरी हैक। ए फॉर आंख। विटामिन ए अच्छी विजन, स्पेशली नाइट विजन के लिए है। इससे याद रहेगा कि विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस के लिए गलत मैच है। E for आंख, perfect. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, पर विटामिन ए, ई नहीं, से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। Phew, क्या मैराथन सेशन था। छोटे से वायरस से लेकर आइंस्टाइन द्वारा समझाए गए विशाल स्पेस तक हमने 25 सवालों को पूरी तरह डाइसेक्ट कर लिया। मैंने एक पैटर्न जरूर नोटिस किया है, यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी टेस्ट करता है, सिर्फ रट्टा-मार नॉलेज नहीं। बिल्कुल, यही परफेक्ट टेक अवे है। चलो एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं मेजर थीम्स का। यस। पहला, बायोलॉजी इज अबाउट सिस्टम्स एंड इंटरैक्शंस। हमने ये इम्यून सिस्टम, बी एंड टी सेल्स, हमारे गट माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और पूरे इकोसिस्टम्स, सिम्बायोसिस, फंगस, फार्मिंग एंड्स में देखा। सब कुछ इस बारे में है कि पार्ट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। राइट। दूसरा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर इन डेली लाइफ। हमारे किचन के प्रेशर कुकर से लेकर प्लास्टिक्स, बीपीए और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, सल्फर, स्लैग तक सब कुछ हमारे आसपास है। एब्सोल्युटली। और तीसरा, द बेसिक्स आर एवरग्रीन। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच फर्क, पानी की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बेसिस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाते। तो इन सब का मतलब फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए क्या है? हमने पास्ट के सवाल एनालाइज किए, पर आगे के लिए एक आखिरी विचार। जैसे जैसे एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी और क्रिस्पर से जीन एडिटिंग जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज मेन स्ट्रीम हो रही हैं, यूपीएससी की बेसिक साइंस की डेफिनेशन कैसे इवॉल्व होगी? गुड पॉइंट। अगले 10 सालों में क्या एस्पिरेंट से विटामिन डेफिशिएंसीज की जगह क्रिस्पर के मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा? सोचते रहना। दूध का दही बनना, हाँ या फिर किसी चट्टान पर वो अजीब से रंग बिरंगे पैचेस। हाँ। तुमने कभी सोचा है दोस्त कि ये रोजमर्रा की चीजें एक्चुअली यूपीएससी प्रीलिम्स के टफेस्ट साइंस क्वेश्चंस के सीक्रेट्स छुपाए बैठी हैं? एग्जैक्टली। और यही वो क्लूज हैं जो टॉपर्स को भीड़ से अलग करते हैं। एग्जैक्टली। और आज माय फ्रेंड हम कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं कर रहे हैं। नो। हम एक मैराथन डीप डाइव कर रहे हैं। हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक लंबी लिस्ट को डिकोड करेंगे। सिर्फ आंसर नहीं, हम हर ऑप्शन के पीछे का लॉजिक, उसकी साइंस और वो एक्स्ट्रा पेरिफेरल नॉलेज गेन करेंगे जो अगले प्रीलिम्स में तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होगा। तो एक कप कॉफी ले लो, गेट योर नोटबुक रेडी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग, एनर्जेटिक एंड सुपर मेमोरेबल सेशन। हम कॉन्सेप्ट्स को इतना क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि तुम एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी हाई यील्ड एनालिसिस सीधा तुम्हारे फोन तक पहुंचे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन हिट करो, लाइक करो और वो घंटी जरूर बजा देना। लेट्स बिगिन दिस मैराथन। लेट्स डू इट। आज का हमारा लर्निंग मैप एकदम पैक्ड है। वी आर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे केमिकल चेंजेस, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स इन लीजेंड्स। फिर we'll unlock the energy secrets of photosynthesis and learn the art of organism classification. एंड दैट्स जस्ट द वार्म अप। Seriously. उसके बाद विल डाइव इनटू प्लांट क्लोनिंग, द साइंस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसप्लांट शॉक, और आगे बढ़ते हुए वायरसेस की सीक्रेट लाइफ को भी समझेंगे। और फिर हम गियर शिफ्ट करेंगे टू फिजिक्स। हाँ, फ्रिक्शन, द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, द मैजिक ऑफ रेनबोज, और यहाँ तक कि पार्टिकल फिजिक्स में हिग्स बोसॉन की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। We will cover a lot of ground today. बिल्कुल। सो लेट्स अनपैक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Let's jump right into our first question. ये है question number 26 from UPSC CSE Prelims 2014. ओके। Which of the following are the examples of chemical change? 1. Crystallization of sodium chloride. 2. Melting of ice. 3. Souring of milk. और ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 3 only, C 1 2 and 3 and D none of the above। The micro theme here is physical versus chemical changes. एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूपीएससी इसमें भी मतलब ट्रैप सेट करता है। बिल्कुल। So let's first clarify the difference. एक physical change क्या होता है? देखो, थिंक ऑफ अ फिजिकल चेंज एज जस्ट अ चेंज इन अपीयरेंस और स्टेट। It identity change नहीं होता। करेक्ट। सब्सटेंस की कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, पानी का बर्फ बनना, फॉर्मूला तो H2O ही रहा ना। Right. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बस फिजिकल स्टेट्स हैं। एग्जैक्टली। और आप ओरिजिनल सब्सटेंस आसानी से वापस ला सकते हो। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। Okay. जैसे एक कागज को फाड़ना, वो छोटे टुकड़ों में है, बट है तो अभी भी कागज ही। परफेक्ट एग्जांपल। अब आते हैं केमिकल चेंज पर। Okay. अ केमिकल चेंज इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम न्यू होती हैं। जैसे उसी कागज को जला देना। बिल्कुल। तुम्हें ऐश, स्मोक, हीट मिलेगा, कागज वापस नहीं मिल सकता। इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। Got it. With this clarity, चलो इन ऑप्शंस को तोड़ते हैं। Statement 1. Crystallization of sodium chloride. तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब एक सोल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल्स बनाना, जैसे समुद्र के पानी से नमक निकालना। अच्छा। तुम पानी इवेपोरेट करते हो और पीछे सोडियम क्लोराइड यानी नमक रह जाता है। सब्सटेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, नमक तो नमक ही रहा। सो दिस इज अ क्लासिक फिजिकल चेंज। पेरिफेरल नॉलेज। ये टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग्स को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so statement 1 out. What about statement 2? Melting of ice. ये तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। हाँ, हमने भी डिस्कस किया। सॉलिड वाटर यानी आइस लिक्विड वाटर बन जाता है। इट्स स्टिल H2O, नो न्यू सब्सटेंस।
सो ये भी एक फिजिकल चेंज है. मेक सेंस. तो बाय एलिमिनेशन आंसर स्टेटमेंट 3 पर डिपेंड करना चाहिए. लेट्स चेक इट. स्टेटमेंट 3, सावरिंग ऑफ मिल्क. इज दिस फिजिकल और केमिकल? यहाँ पर असली खेल है. दूध का फटना या दही बनना इज अ डेफिनेट केमिकल चेंज. बैक्टीरिया की वजह से. हाँ, बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है उसको कंज्यूम करते हैं. और उसको कन्वर्ट कर देते हैं. करेक्ट. दे कन्वर्ट इट इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एक कंप्लीटली न्यू केमिकल सब्सटेंस है. दूध और दही की प्रॉपर्टीज, टेस्ट, स्मेल सब कुछ अलग है. सही बात है. पेरिफेरल नॉलेज. इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं. और एक क्लासिक एग्जांपल केमिकल चेंज का है रस्टिंग ऑफ आयरन, जहां आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है. ओके, लॉजिक एकदम क्लियर है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 फिजिकल, ओनली स्टेटमेंट 3 केमिकल. तो सीधा ऑप्शन बी पर आते हैं. करेक्ट. इसे याद रखने का कोई सिंपल तरीका? बिल्कुल. हियर्स द मेमोरी हैक. फिजिकल चेंज इज अ कॉस्ट्यूम चेंज. केमिकल चेंज इज अ कैरेक्टर चेंज. हाँ, नाइस. सुपरमैन का चश्मा पहनना फिजिकल चेंज है. वो अभी भी सुपरमैन है. राइट. लेकिन क्लार्क केंट का डूम्सडे बन जाना एक केमिकल चेंज है. एकदम नया कैरेक्टर. लव दैट एनालॉजी. सो द मिनी रिकैप. इन शॉर्ट, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंजेस हैं. लेकिन मिल्क सावरिंग एक फुल कैरेक्टर चेंज है जो एक नया सब्सटेंस बनाता है. ऑप्शन बी इज द कंसेप्चुअल विनर. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Question 27, also from 2014. ओके. Lichens, which are capable of initiating ecological succession, even on a bare rock, are actually a symbiotic association of. ऑप्शंस हैं ए algae and bacteria, बी algae and fungi, सी bacteria and fungi, डी fungi and mosses. The micro theme is symbiotic relationships in nature. एकदम. Lichens, मैंने देखे हैं, वो colorful crusty patches on rocks and tree bugs. पर मुझे हमेशा लगता था ये एक सिंगल प्लांट है. यही तो फैसिनेटिंग पार्ट है. A lichen is not a single organism. It's a team. हाँ, इट्स अ कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म. दो अलग लाइफ फॉर्म्स एक साथ रहते हैं इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है. नेचर के पावर कपल. तो पार्टनर्स कौन है इस टीम में? द पार्टनर्स आर algae एंड fungi. अच्छा. फंगस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक तरह से घर. वो प्रोटेक्शन देता है, पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है. और algae? algae जिसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस करता है. वो इन हाउस शेफ की तरह काम करता है. वो दोनों के लिए खाना बनाता है. वाओ. सो फंगाई ने शेल्टर दिया और algae ने खाना. परफेक्ट डील. अ परफेक्ट पार्टनरशिप फॉर सर्वाइवल. तो ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी, algae एंड फंगाई, सीधा सीधा दिया हुआ है. दिस सीम्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट इज. बाकी ऑप्शंस डिस्ट्रैक्टर्स हैं. पेरिफेरल नॉलेज. क्वेश्चन में इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन मेंशन है. ये लाइकन्स का एक की रोल है. उन्हें पायोनियर स्पीशीज भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल. क्योंकि वो बैरन एनवायरमेंट्स जैसे नंगी चट्टान पर सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं. वो माइल्ड एसिड्स रिलीज करते हैं जो रॉक को तोड़कर सॉइल फॉर्मेशन शुरू करते हैं. और उसके बाद दूसरे प्लांट्स आ सकते हैं. एग्जैक्टली. प्लस दे आर एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. जहां हवा साफ होती है वहीं लाइकन्स थ्राइव करते हैं. इनक्रेडिबल. तो ये सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, दे आर क्रिएटिंग न्यू इकोसिस्टम्स. करेक्ट. इस यूनिक पार्टनरशिप को याद कैसे रखें? हियर्स द मेमोरी हैक. एक फंगाई था जिसका नाम एल था. algae met a fungi and they took a lichen to each other. That's a good one. A silly pun, but it works. Algae plus fungi equal to lichen. Perfect. Mini recap. So the key takeaway is lichen एक super team है. Algae chef और fungi home provider की, and they are the pioneers of new ecosystems. Option B is correct. Let's proceed. Brewing is the process involved in photosynthesis. Options energy conversion के बारे में है. A potential energy is released to form free energy. B free energy is converted into potential energy and stored. C food is oxidized to release carbon dioxide and water. D oxygen is taken and carbon dioxide and water vapor are given out. Micro theme. Energy conversion in plants. Right. Photosynthesis. हम सब ने स्कूल में पढ़ा है. Plants sunlight, water, CO2 यूज करके खाना बनाते हैं. Simple. लेकिन UPSC रेसिपी नहीं, energy transformation पूछ रहा है. Correct. तो ये फ्री एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? Great question. Let's simplify it. Free energy वो एनर्जी है जो अभी काम करने के लिए अवेलेबल है. जैसे? सनलाइट. बिल्कुल. उसकी एनर्जी एक्टिव है, फ्लो कर रही है. ये तुम्हारे वॉलेट में कैश जैसा है जिसे तुम तुरंत खर्च कर सकते हो. ओके. एंड पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है. ये बाद में काम कर सकती है. ये बैंक में डिपॉजिट किए हुए पैसे जैसा है. स्टोर्ड है, जब जरूरत हो निकाल लो. समझ गई. सनलाइट इज रेडी कैश और जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो बैंक डिपॉजिट है. परफेक्ट एनालॉजी. फोटोसिंथेसिस में प्लांट एक नेचुरल सोलर पावर्ड फैक्ट्री की तरह काम करता है. वो सनलाइट की फ्री एनर्जी को लेता है और उसे कन्वर्ट करता है. हाँ, इनटू स्टेबल स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये ग्लूकोज ही पोटेंशियल एनर्जी है. विद दैट अंडरस्टैंडिंग, लेट्स डाइसेक्ट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड टू फॉर्म फ्री एनर्जी. ये तो फोटोसिंथेसिस का एकदम उल्टा है. अच्छा. हाँ, ये रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जहां प्लांट स्टोर्ड ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है. मतलब बैंक से पैसे निकालना, डिपॉजिट करना नहीं. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ओके. ऑप्शन बी सेज फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड. दिस इज स्पॉट ऑन. ये बिल्कुल वही है जो हमने डिस्कस किया. सनलाइट की फ्री एनर्जी कैप्चर हो रही है और ग्लूकोज की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है. दिस इज द एसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट. बाकी दो ऑप्शंस, सी फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड डी ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट. ये दोनों भी रेस्पिरेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं.
रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और फूड ऑक्सीडाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस उल्टा करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो C and D आर ऑल्सो रॉन्ग। तो B इज द क्लियर विनर। पेरिफेरल नॉलेज। फोटोसिंथेसिस की फेमस केमिकल इक्वेशन जरूर याद रखना। 6CO2 plus 6H2O plus light energy to C6H12O6 plus 6O2। इसे लॉक कैसे करें? Memory hack. Photosynthesis is nature's solar power bank. It doesn't spend free energy, it stores it as potential energy. Excellent. Mini recap. In short, photosynthesis is the process of converting free energy, sunlight, into storable potential energy, glucose. Option B is the correct answer. Moving on. Let's do it. Question 29 from 2014. ये एक odd one out question है. Among the following organisms, which one does not belong to the class of other three? Options हैं A. Crab, B. Mite, C. Scorpion, D. Spider. Microtheme is arthropod classification. Correct. Okay. A crab, a mite, a scorpion और a spider. एक आम आदमी के लिए तो ये सब creepy crawlies हैं. इन्हें classify कैसे करें? What's the hidden logic? The logic देखो biological classification system में है, specifically phylum Arthropoda में। ये चारों इसी phylum के हैं, मतलब इनका exoskeleton है और jointed legs हैं। लेकिन इस phylum के अंदर अलग-अलग classes होती हैं ना? हाँ, हमें वो ढूंढना है जो अलग क्लास में है। Let's start with spider and scorpion. राइट। स्पाइडर और स्कॉर्पियन दोनों क्लास अरेक्निडा में आते हैं, और माइट भी। अच्छा. अरेक्निड्स की सबसे आसान पहचान है कि उनके टिपिकली 8 लेग्स होते हैं। उनके 2 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं और कोई एंटेने नहीं। 8 legs, ठीक है. तो spider, scorpion and mite ये सब 8 leg squad है. हाँ। Crab का क्या? क्रैब यहाँ पर आउटसाइडर है। क्यों? वो एक अलग क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है। इस क्लास के मेंबर्स जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस उनके टिपिकली 10 लेग्स होते हैं। Oh, so it really just boils down to counting the legs. एक तरह से हाँ, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, अरेक्निड्स 8 लेग्स, क्रैब, क्रस्टेशियन 10 लेग्स। तो वो ऑड वन आउट हुआ। Correct. पेरिफेरल नॉलेज। आर्थ्रोपोडा फाइलम में और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जैसे इंसेक्टा जिनके 6 लेग्स होते हैं, एंड्स, बीज, कॉकरोचेस, और मिरियापोडा यानी मैनी फीट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स। लेग काउंट याद रखना। इंसेक्ट्स 6, अरेक्निड्स 8, क्रस्टेशियंस 10। Super useful framework. इस क्वेश्चन के लिए मेमोरी हैक क्या है? Memory hack. The 8-legged squad is spider, scorpion, and mite. The crab is the 10-legged tank from a different team called crustaceans. Perfect. Mini recap. 3 are arachnids, 8 legs. 1 is a crustacean, 10 legs. Classification यहाँ पर key है. Option A is our answer. Next up. Let's go. Question 30. Also from UPSC 2014. Which of the following statements are correct regarding vegetative propagation of plants? Statement 1. It produces clonal population. Statement 2. It helps in eliminating the virus. Statement 3. It can be practiced most of the year. The microtheme is asexual reproduction in plants. Vegetative propagation. हाँ, मतलब बिना बीज के नया पौधा उगाना, जैसे आलू से या गुलाब की कटिंग से। You've got it. ये एक टाइप की asexual reproduction है, क्योंकि नया पौधा पेरेंट प्लांट के ही एक हिस्से से बनता है. स्टेम, रूट या लीफ वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है. तो it's essentially a natural clone. बिल्कुल, जैसे पेरेंट प्लांट की फोटोकॉपी निकालना. हाँ। ओके, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेटमेंट्स टेस्ट करते हैं. स्टेटमेंट 1. It produces clonal population. Based on our definition, this is 100% correct. सारे ऑफस्प्रिंग पेरेंट के क्लोन्स होते हैं। इसीलिए अल्फोंसो आम जैसी स्पेसिफिक वैराइटीज को वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जाता है, ताकि हर पेड़ सेम क्वालिटी का फल दे। Got it. Now for statement 2. It helps in eliminating the virus. ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, जैसे एक fresh start. बट दिस इज अ वेरी कॉमन UPSC ट्रैप। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। अच्छा, क्यों? सोचो, अगर तुम पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हो, तो तुम सब कुछ कॉपी कर रहे हो, उसकी अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज। राइट. अगर पेरेंट प्लांट में वायरस है, तो उसके टिश्यूज में भी होगा। जब तुम उस इन्फेक्टेड प्लांट से कटिंग लेते हो, तो तुम वायरस को भी नए प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हो। ओह, तो ये वायरसेस को एलिमिनेट नहीं करता बल्कि फैलाता है. एग्जैक्टली, इट परपेचुएट्स देम। Critical point. So it's a copy-paste function including bugs and viruses. हाँ, What about statement 3? It can be practiced most of the year. दिस इज जनरली करेक्ट। बीज से पौधे उगाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अक्सर स्पेसिफिक सीजंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल है. हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम एक रिलेटिवली मैच्योर प्लांट पार्ट से शुरू कर रहे हो, इसका सक्सेस रेट ज्यादा होता है, और ये साल के बड़े हिस्से में किया जा सकता है। Okay, so summarizing. Statement 1 correct, statement 2 wrong, and statement 3 correct. This means the answer is 1 and 3 only, option C. करेक्ट। यहाँ पर एक important peripheral knowledge point है. क्या? वायरस एलिमिनेशन का. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मॉडर्न लैब टेक्निक टिश्यू कल्चर कर सकती है, स्पेसिफिकली मेरिस्टेम कल्चर. मेरिस्टेम प्लांट का एक्टिवली ग्रोइंग टिप होता है, जो अक्सर वायरस फ्री होता है. फैसिनेटिंग. सो वी हैव अ हाई टेक सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए. मेमोरी हैक। मेमोरी हैक. Vegetative propagation is a plant's copy-paste function. It copies everything, good and bad, including viruses. Brilliant. Mini recap. In short, cloning statement 1 और flexible timing statement 3 के लिए अच्छा है, but disease control statement 2 is wrong के लिए अजीब. Option C 1 and 3 only is correct. चलो अगला सवाल. Let's do it. Question 31 from UPSC CSE pre-2013. Fruits stored in a cold chamber exhibit longer storage life because. Options हैं
A. Exposure to sunlight is prevented. B. Concentration of carbon dioxide is increased. C. Rate of respiration is decreased. D. There is an increase in humidity. The micro theme is plant physiology and food preservation. बिल्कुल. ये तो हम सब करते हैं. फल और सब्जियां फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ज्यादा दिन चलें. But what's the actual science behind it? The key is to remember कि एक फ्रूट पेड़ से तोड़ने के बाद भी एक लिविंग एंटिटी है. अच्छा. वो जिंदा है और सांस ले रहा है. इस सांस लेने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन. वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बिल्कुल हमारी तरह. और यही रेस्पिरेशन पकने और सड़ने का प्रोसेस ड्राइव करता है. Exactly. Respiration is like a clock that's ticking down for the fruit. अब सोचो, ठंडा टेम्परेचर ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस के साथ क्या करता है? उन्हें स्लो डाउन कर देता है. करेक्ट. अ कोल्ड चेंबर फ्रूट के मेटाबॉलिज्म पर एक ब्रेक की तरह काम करता है. वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ड्रामेटिकली स्लो डाउन कर देता है. लेस रेस्पिरेशन मींस स्लोअर राइपनिंग, स्लोअर एजिंग और इसलिए लॉन्गर शेल्फ लाइफ. So it's all about slowing down the fruit's life processes. ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन सी कहता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड. एंड दैट हिट्स द बुल्सआई. यही प्राइमरी साइंटिफिक रीजन है. बिल्कुल. बाकी फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं, बट द फंडामेंटल इफेक्ट ऑफ कोल्ड इज टू रिड्यूस द रेस्पिरेशन रेट. जैसे फ्रूट को हाइबरनेशन में डाल दिया हो. मेक्स परफेक्ट सेंस. कोई रिलेटेड हाई यील्ड फैक्ट्स? हाँ, दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, क्लाइमैक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमैक्टेरिक. क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स जैसे केला, आम, सेब तोड़ने के बाद भी पकते रहते हैं. उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है. और नॉन क्लाइमैक्टेरिक? जैसे अंगूर, संतरा, स्ट्रॉबेरीज, वो तोड़ने के बाद ज्यादा नहीं पकते. वेरी यूजफुल. हमारा मेमोरी हैक? Memory hack. A cold chamber is a fruit's pause button. It pauses the fast forward button of respiration. Love it. Mini recap. To sum up, less temperature means less respiration, which means a longer life for the fruit. Simple cause and effect. Option C is the answer. Moving on. Next. Question 32 from 2013. Many transplanted seedlings do not grow because. Options है A. The new soil does not contain favorable minerals. B. Most of the root hairs grip the new soil too hard. C. Most of the root hairs are lost during transplantation. D. Leaves get damaged during transplantation. The microtheme is plant anatomy and physiology. Transplant shock. हर गार्डनर ने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा. आप एक छोटा सा पौधा मूव करते हो और अगले दिन वो मुरझा जाता है. What's the real culprit? देखो, प्रॉब्लम यूजुअली पत्तियों या नई मिट्टी में नहीं होती, एटलीस्ट इनिशियली. असली कल्प्रिट इनविजिबल है. सारा खेल रूट्स का है. रूट्स का. और स्पेसिफिकली रूट हेयर्स का. जो मोटी रूट्स दिखती हैं वो एंकरिंग के लिए हैं. पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने का असली काम लाखों छोटे डेलिकेट एक्सटेंशंस करते हैं, जिनको रूट हेयर्स कहते हैं. तो ये रूट हेयर्स प्लांट के ड्रिंकिंग स्ट्रॉज हैं. कितनी भी केयरफुली तुम उन जरूरी रूट हेयर्स की मेजॉरिटी को तोड़ देते हो. ओह नो. तो आपने प्लांट को मूव तो कर दिया, पर उसकी पानी अब्सॉर्ब करने की सारी मशीनरी ही तोड़ दी. प्रिसाइसली. इसलिए प्लांट मुरझा जाता है. वो पत्तियों से पानी लूज कर रहा है, ट्रांसपिरेशन, पर उसे रिप्लेस करने के लिए अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा. इट्स एसेंशियली डाइंग ऑफ थर्स्ट. तो ऑप्शंस में से सी, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, इज द डायरेक्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल रीजन. बिल्कुल. ये एक वाटर पाइपलाइन प्रॉब्लम है. इसे कैसे याद रखें? मेमोरी हैक. No root hairs, no water supply. Transplanting can be like cutting off the water pipeline to a city. Everything shuts down. पावरफुल इमेज. मिनी रिकैप. ट्रांसप्लांट शॉक मेनली इसलिए होता है क्योंकि प्लांट की डेलिकेट वाटर अब्सॉर्बिंग मशीनरी यानी रूट हेयर्स प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाती है. ऑप्शन सी इट इज. चलो आगे. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन 33 फ्रॉम 2013. एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक. Which of the following statements are correct? 1. Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy. 2. Viruses can be cultured in any synthetic medium. 3. Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. The microtheme is virology basics. Viruses, the ultimate hijackers. ये living और non-living के बीच की ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं. चलो स्टेटमेंट्स को तोड़ते हैं. Statement 1. Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy. This is absolutely correct. Viruses ultimate parasites हैं. टेक्निकल टर्म है obligate intracellular parasites. इसका मतलब obligate मतलब must, intracellular मतलब inside a living cell, parasite मतलब होस्ट पर डिपेंड करना. एक लिविंग सेल के बाहर वायरस मेटाबॉलिकली इनर्ट है, जैसे एक लाइफलेस पैकेज. उसके पास अपनी एनर्जी बनाने के लिए कोई मशीनरी नहीं है. उसे होस्ट सेल की मशीनरी हाईजैक करनी पड़ती है. करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट 2. Viruses can be cultured in any synthetic medium. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये पहले पॉइंट से ही फॉलो होता है. एक सिंथेटिक मीडियम जैसे पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट ब्रॉथ नॉन लिविंग है. और वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए लिविंग सेल चाहिए. बिल्कुल. इसलिए आप उन्हें सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकते, जैसे आप बैक्टीरिया को कर सकते हो. लैब में वायरस कल्चर करने के लिए लिविंग सेल्स वाला मीडियम चाहिए, जैसे एनिमल सेल कल्चर्स. Makes perfect sense. So 2 is wrong. What about statement 3? Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. यहाँ only word है जो अक्सर रेड फ्लैग होता है. एंड यू आर राइट टू बी सस्पिशियस. ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ द वर्ड ओनली. एक बायोलॉजिकल वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन ट्रांसमिट करता है, जैसे मच्छर डेंगू वायरस का. हाँ, ये एक तरीका है. बट इट्स नॉट द ओनली वे. वायरसेस हवा में ड्रॉपलेट से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे फ्लू या कोविड-19.
कंटैमिनेटेड पानी से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या नॉन लिंक कैरियर्स जिनको फॉर्मॉइड्स कहते हैं, जैसे कंटैमिनेटेड डोरनॉब। So to recap our analysis, statement 1 is correct, but 2 and 3 are incorrect. This leads us to option A, 1 only. करेक्ट। इसका memory hack क्या होगा? Memory hack: think of viruses as tiny pirates. They have no energy of their own. Statement 1 true. They can't survive on a deserted island of synthetic medium. Statement 2 false. And they can travel on any kind of ship, air, water, not just biological ships. Statement 3 false. Excellent analysis. Mini recap. वायरसेस एनर्जीलेस पैरासाइट्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग सेल्स चाहिए और वो कई तरीकों से ट्रांसमिट हो सकते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Let's switch gears. Let's switch to physics. Question 34 from 2013. Ball bearings are used in bicycles, cars, etc. because options area of contact के बारे में है. Micro theme is friction in physics. बॉल बेरिंग्स मुझे पता है ये चीजों को स्मूथली स्पिन करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम स्केटबोर्ड व्हील्स टू फिजिट स्पिनर्स. लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? It's a brilliant but simple idea. सारा खेल एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करने का है. अच्छा, जब दो फ्लैट सर्फेसेस एक दूसरे पर रगड़ते हैं उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये काफी हाई होता है. बॉल बेरिंग क्या करता है? वो मूविंग पार्ट्स के बीच में छोटी हार्ड स्फीयर्स यानी बॉल्स डाल देता है. इससे क्या होता है? ये स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में बदल देता है. और फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत बहुत कम होता है. ओके, तो स्लाइडिंग टू रोलिंग, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसे फिट होता है? यही मैकेनिज्म है. रोलिंग फ्रिक्शन इतना कम क्यों है? क्योंकि एक फ्लैट सर्फेस का एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा होता है, लेकिन एक परफेक्ट स्फीयर एक फ्लैट सर्फेस को थ्योरेटिकली सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है. राइट. रियलिटी में अ वेरी स्मॉल सर्कल. लेकिन ये ड्रास्टिक रिडक्शन इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट ही लो रोलिंग फ्रिक्शन का कारण है. द बॉल्स आर मिनिमाइजिंग द कांटेक्ट व्हिच मिनिमाइजेस द फ्रिक्शन. तो अगर हम ऑप्शंस देखें, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड. परफेक्टली से एक्सप्लेन करता है. करेक्ट. ऑप्शंस ए एंड बी जो कहते हैं एरिया इज इंक्रीज्ड वो एकदम उल्टा है. पेरिफेरल नॉलेज. फ्रिक्शन कम करने का एक और तरीका है लुब्रिकेशन. ऑयल्स या ग्रीस यूज करके लुब्रिकेंट से एक पतली फिल्म बनाते हैं ताकि सर्फेसेस डायरेक्टली टच ना हो. ग्रेट कॉन्टेक्स्ट. मेमोरी हैक. मेमोरी हैक. More balls, less contact, less friction. Ball bearings turn a frictional drag into a smooth roll by minimizing the points of contact. सिंपल एंड इफेक्टिव. Mini recap. Ball bearings friction को कम करते हैं by dramatically reducing the area of contact and converting high sliding friction to low rolling friction. Option C is the winner. चलिए आगे. Let's first list them out. What are the 4 fundamental forces that govern everything in the universe? In order of strength from strongest to weakest, they are 1. The strong nuclear force. Okay. 2. The electromagnetic force. ठीक है. 3. The weak nuclear force. And 4. Gravity. Okay, सबका एक one line job description. Sure. Strong nuclear force सबसे strong है, but range बहुत short है. इसका काम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस में बांध कर रखना. Right. Electromagnetic force charged particles के बीच काम करता है. Infinite range. Weak nuclear force radioactive decay के लिए responsible है. और finally gravity. ये सबसे weak है, but इसका भी infinite range है और हर मास वाली चीज पर एक्ट करता है. Great overview. Now let's check the statements to find the incorrect one. Option A. Gravity is the strongest of the 4. And we can stop right there. हमने अभी एस्टैब्लिश किया कि ग्रेविटी इज द वीकेस्ट ऑफ द 4 फोर्सेस. हमें स्ट्रॉन्ग इसलिए लगती है क्योंकि हम अर्थ जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट पर हैं. बिल्कुल, लेकिन पार्टिकल लेवल पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कमजोर है. फॉर एग्जांपल, दो प्रोटॉन्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन उनके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से 1036 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है. वाओ. तो स्टेटमेंट ए इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट और क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछ रहा है. इसलिए यही हमारा आंसर है. बाकी ऑप्शंस वेरीफाई कर लेते हैं. बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज. ट्रू. सी, द वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियोएक्टिविटी. ट्रू. D, the strong nuclear force holds protons and neutrons inside the nucleus. True? So A is definitely the one. Yes. Peripheral knowledge. Scientists इन forces को unify करके theory of everything बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Electromagnetic और weak force को electro-weak force में unify कर दिया गया है. Gravity को unify करना सबसे बड़ा challenge है. Fascinating. इनकी strength hierarchy कैसे याद रखें? Memory hack. Just remember the acronym SEWG for strong, electro, weak, gravity. And remember that gravity, despite its everyday power, is the ultimate underdog in the force family. Perfect. Mini recap. Gravity सबसे weak fundamental force है, strongest नहीं. The question asks for the incorrect statement, making option A the clear answer. Next. Let's move to something beautiful. Question 36, 2013. A rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which of the following physical phenomena are responsible for this? 1. Dispersion. 2. Refraction. 3. Internal reflection. Options इनके combinations हैं. The micro theme is optics. A rainbow. It's pure magic. But question कहता है ये बस physics है. एक simple सी बारिश की बूंद इतना सब कैसे कर लेती है? Let's break down these 3 terms. Dispersion, refraction and internal reflection. चलो सनलाइट की एक रे का पाथ ट्रेस करते हैं एज इट एंटर्स अ रेन ड्रॉप. स्टेप 1 होता है ड्रॉप के फ्रंट सरफेस पर. जैसे ही लाइट हवा से पानी में जाती है वो स्लो डाउन होती है और बेंड करती है. इस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन. Okay. उसी वक्त एक और चीज होती है. व्हाइट सनलाइट एक्चुअली 7 अलग अलग कलर्स विबग्योर का मिक्स है. जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो इन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है क्योंकि हर कलर अलग एंगल पर बेंड होता है. इस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को कहते हैं डिस्पर्जन.
तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग और डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग, और ये दोनों एक साथ होते हैं. व्हाट नेक्स्ट? ये सेपरेटेड कलर्स रेन ड्रॉप के पीछे की सरफेस तक ट्रैवल करते हैं. यहाँ वो इनर सरफेस से टकराकर बाउंस बैक करते हैं. इस बाउंसिंग ऑफ लाइट को कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन. और रेनबो के लिए इट हैज टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So after bouncing off the back, the light comes back to the front. Final step क्या है? लाइट वापस फ्रंट सरफेस पर आती है और रेन ड्रॉप से बाहर निकलती है. जैसे वो बाहर निकलती है वो फिर से बेंड होती है. दिस इज अ सेकंड रिफ्रैक्शन. ये फाइनल बेंडिंग कलर्स को और सेपरेट करती है. जब बिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स ये सब एक साथ करती हैं तो हमें रेनबो का आर्क दिखता है. So it's not one or two, but all three phenomena working together? Precisely. You need all three: dispersion, refraction, and internal reflection. इसलिए option D 1, 2, and 3 is the correct answer. Beautiful explanation. Memory hack? Memory hack. A rainbow is a DRI performance. Dispersion, refraction, and internal reflection, all acting together in one tiny raindrop. Think of it as DRI in DROLET. Love that. Mini recap. A rainbow is a beautiful combination of dispersion, refraction, and total internal reflection of sunlight within raindrops. Option D is correct. Let's move on. Let's move to human biology. Question 38 from 2013. Which of the minerals given above are required by the human body for the contraction of muscles? 1. Calcium, 2. Iron, 3. Sodium. The micro theme is human physiology, specifically muscle function. Muscle contraction. मैं usually protein के बारे में सोचती हूँ, लेकिन calcium, iron और sodium का क्या रोल है? Let's start with calcium. Calcium muscle contraction के लिए डायरेक्ट ट्रिगर है, गो सिग्नल की तरह. मसल सेल्स के अंदर दो मेन प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है. वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें ब्लॉक किया जाता है. जब नर्व सिग्नल आता है तो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं. ये कैल्शियम आयंस उस ब्लॉकिंग प्रोटीन को हटा देते हैं और एक्टिन मायोसिन इंटरैक्ट कर पाते हैं. नो कैल्शियम, नो कंट्रैक्शन. Okay, so calcium is the key. What about iron? मैं आयरन को ब्लड और एनीमिया से एसोसिएट करती हूँ. और आप सही हैं. इसका रोल इनडायरेक्ट है बट क्रिटिकल. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है. आयरन हीमोग्लोबिन का सेंट्रल कंपोनेंट है. जो ऑक्सीजन कैरी करता है. करेक्ट. लंग्स से मसल्स तक. नो आयरन मींस पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, व्हिच लीड्स टू मसल वीकनेस. Makes sense. So iron is the fuel delivery truck. And sodium? सोडियम कम्युनिकेशन के लिए है. ब्रेन मसल को कॉन्ट्रैक्ट का कमांड भेजता है. ये कमांड नर्व के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल की तरह ट्रैवल करता है. अच्छा. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सोडियम और पोटेशियम आयंस के मूवमेंट से जनरेट होता है. सो नो सोडियम, नो सिग्नल. Wow. So calcium is the trigger, iron delivers oxygen, and sodium carries the command. तीनों जरूरी हैं. Exactly. They work together as a team. इसलिए all three are required. The correct answer is option D 1, 2, and 3. What's our memory hack? Memory hack. To flex your muscles, you need the CIN-ANIMA action trio. Calcium for contraction, iron for oxygen, and sodium for signals. Brilliant. Mini recap. Calcium, iron, and sodium all play critical interconnected roles in muscle contraction. Option D is correct. Next one. Question 39 from 2013. Another classification puzzle. Consider the following animals. 1. Sea cow. 2. Seahorse. 3. Sea lion. Which of the above are all mammals? The micro theme is animal classification. The word sea बहुत confusing हो सकता है. Let's start with the basic definition of a mammal. Good idea. Mammals warm-blooded vertebrates हैं. उनके शरीर पर हेयर या फर होता है. फीमेल्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और ज्यादातर लाइव यंग को बर्थ देते हैं. ठीक है. Fish on the other hand cold blooded होते हैं, गिल से सांस लेते हैं, scales होते हैं और अंडे देते हैं. बिल्कुल. Okay, with that clarity, let's examine them. First, the sea cow. Sea cows यानी manatees, large aquatic herbivores हैं. They are definitely mammals. वो वार्म ब्लडेड हैं, शरीर पर हल्के बाल हैं, लाइव काव्स को बर्थ देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं. All criteria met. Okay, one is a mammal. What about the sea lion? Sea lions भी marine mammals हैं. They are warm-blooded, have fur, give birth to live pups on land and nurse them. They are very much mammals. So 3 is also a mammal. Now for the tricky one. The sea horse. Horse नाम में है और horses तो mammals होते हैं. This is the classic trap. नाम के बावजूद a seahorse is 100% a fish. Oh, It's cold-blooded, breathes using gills, has fins. और उनके बारे में यूनिक चीज ये है कि मेल एग्स कैरी करता है और बर्थ देता है. बट ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर है. मैमेलियन लाइव बर्थ नहीं. so the sea cow and sea lion are mammals, but the seahorse is a fish. That means 1 and 3 are correct, which is option B. Correct. The memory hack is straightforward. If it has lion or cow in the name, think of its land version. They're mammals. But the horse of the sea is a fish, just trying to look cool. Got it. Mini recap. Sea cows and sea lions are marine mammals. The seahorse is a fish. Option B is the correct answer. Let's move to the next. Question 40 from 2013. एक बड़ा सवाल physics से. The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news. What are the importance of discovering this particle? Micro theme. Particle physics and the standard model. The Higgs boson, famously called the God particle. इसकी discovery इतनी important क्यों थी? Let's check statement 1. It will help us to understand as to why elementary particles have mass. This is the absolute core reason, and the statement is correct. Standard model of particle physics सब कुछ explain कर रहा था.
लेकिन एक बहुत बड़ा होल था। वो ये नहीं बता पा रहा था कि पार्टिकल्स में मास क्यों होता है। अच्छा, हिग्स और बाकी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि पूरा यूनिवर्स एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड से भरा है, जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। जैसे ही पार्टिकल्स इस फील्ड से गुजरते हैं, वो इससे इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन या ड्रैग ही उन्हें मास देता है। तो हिग्स फील्ड एक कॉस्मिक मोलासिस जैसा है और हिग्स बोसॉन इसका प्रूफ। एग्जैक्टली। हिग्स बोसॉन इस फील्ड से एसोसिएटेड पार्टिकल है। इसको डिटेक्ट करना इस थियरी का फाइनल क्रूशियल एविडेंस था। सो स्टेटमेंट 1 इज स्पॉट ऑन। Okay, so it's all about mass. What about statement 2? It will help us to develop the technology for near instantaneous transfer of matter, yani teleportation. दिस इज प्योर साइंस फिक्शन। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हिग्स बोसॉन मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में है, ना कि ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह गायब करने के। Right. And statement 3, it will enable us to create better fuel for nuclear fission. अगेन कंप्लीटली इनकरेक्ट एंड अनरिलेटेड। हिग्स बोसॉन एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल पार्टिकल है। इसका न्यूक्लियर एनर्जी में कोई एप्लीकेशन नहीं है। So सिर्फ पहला statement correct है, which makes option A the right answer. इसकी true purpose को कैसे याद रखें? Memory hack. The Higgs gives heaviness or mass to particles. It's all about mass, not magic like teleportation or matter for nuclear fuel. Perfect. Mini recap. The discovery of the Higgs boson is fundamentally important because it confirms the theory of how elementary particles acquire mass. Option A is correct. आगे बढ़ते हैं। Now for question 41 from 2012. Consider the following kinds of organisms. 1. Bat. 2. Bee. 3. Bird. Which of the above are pollinating agents? The micro theme is ecology and pollination. Pollination. जब मैं pollinators के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले bees का नाम आता है। क्या bats और birds भी इस टीम में है? Absolutely, वो सब major pollinators हैं। Bees, जैसा तुमने कहा, सबसे famous हैं। Birds, especially hummingbirds, red या orange tubular flowers को pollinate करते हैं। Okay, so birds are in. But bats, that's surprising. हाँ, लेकिन नेक्टर फीडिंग बैट्स वाइटल नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स हैं, स्पेशली ट्रॉपिक्स में। वो उन प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं जिनके बड़े हल्के रंग के खुशबूदार फूल रात में खिलते हैं, जैसे अगावे, जिससे टिकीला बनती है, और कुछ मैंगोज, बनाना और फेमस ड्यूरियन फ्रूट भी। So it's not just the bees. Bats and birds भी अलग-अलग shifts में काम कर रहे हैं. Exactly. Pollination is a team effort. Therefore, all three, bat, bee and bird, are pollinating agents. The answer is D, 1, 2 and 3. Peripheral knowledge. बाकी pollinators में butterflies, moths, wasps और कुछ non-insects जैसे lemurs भी आते हैं। What's the memory hack? Memory hack. Plants use the triple B power for pollination. Bats, the night shift. Bees, the day shift. And birds, the specialists, are all on the job. Great. Mini recap. Bats, bees and birds are all important and distinct types of pollinating agents. Option D is correct. Let's do the next one. Question 42, 2012. एक सवाल शुरुआत के बारे में. Which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? Micro theme है abiogenesis. Recipe for life? उस प्राइमोडियल सूप में फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स क्या थे? इसका की है ये समझना कि लाइफ किस चीज से बनी है. लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, शुगर्स, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड किंग है कार्बन. कार्बन? क्यों? कार्बन की यूनिक एबिलिटी है 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की। इससे वो कॉम्प्लेक्स, स्टेबल, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना सकता है जो लाइफ के लिए जरूरी है। सो कार्बन इज द मेन कैरेक्टर. हाँ। बाकी की प्लेयर्स कौन है? कार्बन के साथ आते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन चारों को CHON कहते हैं। ये एक लिविंग सेल का लगभग 96% मास बनाते हैं। ठीक है. फेमस मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने अर्ली अर्थ की कंडीशंस को सिमुलेट किया था। उन्होंने मीथेन CH4, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2 और वाटर H2O का मिक्स यूज किया। और इससे क्या हुआ? उन्होंने सक्सेसफुली अमीनो एसिड्स बनाए, ये प्रूव करते हुए कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स सिंपल इनऑर्गेनिक प्रीकर्सर से बन सकते हैं। तो C, H, N और O ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन बी इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ये कोर एलिमेंट्स लग रहे हैं. एग्जैक्टली। ऑप्शन बी में अमीनो एसिड्स के लिए एसेंशियल ट्रिनिटी है। बाकी ऑप्शंस में फॉस्फोरस और सल्फर हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन प्राइमरी सेट में नहीं आते। गिवन द चॉइसेस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। इस एलिमेंटल रेसिपी को कैसे याद रखें? Memory hack. Just remember, life's primary recipe is CHON, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. They are the primary ingredients. Got it. Mini recap. Carbon, hydrogen and nitrogen are the key elements that form the building blocks of early life. Option B is the best fit. चलिए आगे। Next up, question 43 from 2012 on nuclear energy. To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? The micro theme is nuclear energy and India's 3-stage nuclear program. थोरियम. मैंने सुना है इंडिया में इसके मैसिव रिजर्व्स हैं. तो ये फ्यूचर फ्यूल क्यों माना जाता है? Let's test the statements. Statement 1. Thorium is far more abundant in nature than uranium. This is correct. Globally, Earth's crust में यूरेनियम से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा थोरियम है और इंडिया के लिए तो ये एडवांटेज और भी बड़ा है। Right. Energy security के लिए. बिल्कुल। So abundance is a huge plus. Okay. Statement 2.
On the basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to natural uranium. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थोरियम 232 खुद फिसाइल नहीं है, वो फर्टाइल है। रिएक्टर में वो एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 बन जाता है, जो एक एक्सीलेंट फिसाइल फ्यूल है। तो प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ, काफी ज्यादा। यू कैन एक्सट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी। Abundant and efficient. What about the waste? Statement 3. Thorium produces less harmful waste compared to uranium. करेक्ट अगेन। ये एक मेजर एडवांटेज है। सोडियम फ्यूल साइकिल का वेस्ट कम हैजर्डस होता है। वो बहुत कम लॉन्ग लिव्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स बनाता है, जैसे प्लूटोनियम, जो लाखों साल तक रेडियो एक्टिव रहते हैं। So all three statements are correct? This leads us to option D. यस, पेरिफेरल नॉलेज। यही इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का बेस है, जिसे होमी जे भाभा ने इन्विजन किया था ताकि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सके। What's the memory hack? Memory hack. Thorium is the AEW champion of nuclear fuel. More abundant, more energy, and less waste. Mini recap. Thorium is considered a superior future nuclear fuel because it's more abundant, more energy efficient, and produces less harmful waste. Option D is correct. Next question. Question 44 from 2012. Back to space physics. Electrically charged particles from space traveling at speeds of several hundred kilometers per second can severely harm living beings. What prevents them from reaching the surface of the Earth? Micro theme is geophysics and Earth's protective shields. हम कॉन्स्टेंटली इस सोलर विंड से बम्बार्ड हो रहे हैं। हमारी इनविजिबल फोर्स फील्ड क्या है? The primary shield is Earth's magnetic field, यानी magnetosphere. हाँ, अर्थ के अंदर जो मोल्टन आयरन आउटर कोर है वो घूम रहा है। हाँ, एक जायंट डायनामो की तरह जो स्पेस में दूर तक फैली है। और ये सोलर विंड को कैसे रोकती है? ये एक कॉस्मिक डिफ्लेक्टर शील्ड की तरह काम करती है। सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉलो करने पर मजबूर किया जाता है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड उनमें से मेजॉरिटी को डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे एक नदी में पत्थर के आसपास पानी बह जाता है। परफेक्ट एनालॉजी। इसलिए वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। तो ऑप्शन ए, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल्स, ये सही लग रहा है। एग्जैक्टली। कुछ पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं और पोल्स की तरफ चैनल होते हैं। जब ये पार्टिकल्स अपर एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो वो ग्लो करते हैं। और इससे हमें ऑरोरास दिखते हैं। करेक्ट, द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ओजोन लेयर, जो ऑप्शन बी में है, वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, चार्ज पार्टिकल से नहीं। व्हाट्स द मेमोरी हैक? Memory hack. Earth's magnetic field is like a superhero's force field. It deflects the dangerous solar wind and channels some of it into a beautiful light show at the poles. मिनी रिकैप। The Earth's magnetosphere acts as our primary shield, deflecting harmful charged particles from space. Option A is correct. लेट्स डू द नेक्स्ट। Question 45 from 2011. A classic physics puzzle. The surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? द माइक्रो थीम इज द अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। This is a fascinating phenomenon. मछलियां और बाकी aquatic life आखिर बर्फ में जमने से कैसे बच जाती हैं? ये पानी की एक बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी की वजह से होता है। लगभग सारे लिक्विड्स ठंडे होने पर डेंस होते जाते हैं। पानी भी ऐसा करता है, लेकिन सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुंच जाता है। अगर तुम उसे और ठंडा करो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक, तो वो एक्सपैंड होने लगता है और कम डेंस हो जाता है। तो सबसे ठंडा पानी 0 से 4 डिग्री वाला हल्का होकर ऊपर तैरता है। प्रिसाइजली। एक झील में सर्दी में ऊपर का पानी ठंडा होता है और नीचे जाता है। ये साइकिल तब तक चलता है जब तक पूरी झील 4 डिग्री सेल्सियस पर ना आ जाए। ओके। अब जब सरफेस का पानी और ठंडा होता है 3, 2, 1 डिग्री, तो वो नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस पानी से कम डेंस हो जाता है, इसलिए वो ऊपर ही रहता है। और 0 डिग्री पर वही ऊपर की लेयर जम जाती है। हाँ, और बर्फ पानी से भी कम डेंस होती है, इसलिए वो तैरती है। ये बर्फ की लेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, नीचे के पानी को आगे जमने से बचाती है। और नीचे का हैबिटेट 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहता है। करेक्ट। इस सब का फंडामेंटल रीजन है ऑप्शन सी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट्स द मेमोरी हैक? Memory hack. Water's magic number is 4 degrees Celsius. At this temperature, it's the densest and sinks to the bottom, letting the colder, lighter stuff float and freeze, creating an icy blanket for the life below. Mini recap. Water's unique property of being densest at 4 degrees Celsius is the reason lakes freeze from the top down. Option C is correct. Next. Let's move to a genetics puzzle. Question 46, 2011. A married couple adopted a male child. A few years later, twin boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive and O negative. The blood group of the 3 sons is A positive, B positive, and O positive. The blood group of the adopted son is. The micro theme is genetics and blood group inheritance. This is like a logic puzzle. Facts. Parents' blood types हैं A, B and O. 3 बेटों के blood types हैं A, B and O. एक बेटा adopted है। Okay. The key is to understand A-B-O blood group inheritance. हर इंसान को एक जीन हर पेरेंट से मिलता है। A और B जीन्स कोडोमिनेंट हैं और O रिसेसिव है। इसका मतलब O ब्लड टाइप के लिए 2 O जीन्स चाहिए। करेक्ट। जीनोटाइप OO। और AB ब्लड टाइप के लिए एक A और एक B जीन। जीनोटाइप AB। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि इस कपल के बायोलॉजिकल बच्चे कैसे हो सकते हैं। पेरेंट्स हैं टाइप O एंड टाइप AB। चलो पनेट स्क्वेयर दिमाग में करते हैं। टाइप O पेरेंट का जीनोटाइप है OO, मतलब वो सिर्फ O जीन ही पास कर सकता है। ठीक है। टाइप AB पेरेंट का जीनोटाइप है AB, मतलब वो या तो A जीन पास करेगा या B जीन, उसके पास O जीन है ही नहीं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं
A जीन फ्रॉम AB पेरेंट प्लस O जीन फ्रॉम O पेरेंट जिससे ब्लड टाइप A होगा, या फिर B जीन फ्रॉम AB पेरेंट प्लस O जीन फ्रॉम O पेरेंट जिससे ब्लड टाइप B होगा। एग्जैक्टली तो उनके बायोलॉजिकल बच्चे सिर्फ ब्लड टाइप ए या ब्लड टाइप बी के हो सकते हैं। इट इज जेनेटिकली इम्पॉसिबल फॉर दिस कपल टू हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड विद ब्लड टाइप ओ। और क्योंकि तीनों बेटों में से एक का ब्लड टाइप O है, वो उनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हो सकता। he must be the adopted one. तो अडॉप्टेड सन का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। You've cracked it. Beautiful application of Mendelian genetics. What's the memory hack? Memory hack. An AB parent is a no O parent. They can't produce a child with O blood type. It's genetically impossible. Mini recap. A couple with AB and O blood types can only have biological children with A or B blood types. Therefore, the child with the O blood type must be the adopted one. Option A is correct. Let's do the next. Question 47 from 2011. Back to nuclear physics. The function of heavy water in a nuclear reactor is to The micro theme is nuclear physics and reactor components. heavy water या D2O. इंडिया के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स PHWRs में ये बहुत जरूरी है। इसका स्पेसिफिक काम क्या है? इसका मेन काम है मॉडरेटर का। मॉडरेटर। मतलब देखो, रिएक्टर में चेन रिएक्शन न्यूट्रॉन से चलती है। जब एक यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो वो और न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। ये नए न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स आगे फ्यूजन आसानी से नहीं कर पाते। उन्हें स्लो डाउन करना पड़ता है एक ऑप्टिमल स्पीड तक, जिसे थर्मल स्पीड कहते हैं। तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स के लिए स्पीड ब्रेकर जैसा है। परफेक्ट एनालॉजी। मॉडरेटर फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, उन्हें अब्सॉर्ब किए बिना। हैवी वाटर एक एक्सीलेंट मॉडरेटर है। नॉर्मल पानी से बेहतर? हाँ, नॉर्मल पानी H2O भी मॉडरेटर हो सकता है, लेकिन वो कुछ न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो लेस एफिशिएंट हो जाता है। तो ऑप्शंस में से A स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका फंक्शन सीधा बता रहा है। करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज। हैवी वाटर यूज करने से रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम पर चल सकते हैं, जिसके लिए महंगा यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना पड़ता। ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का की फीचर है। What's the memory hack? Memory hack. Heavy water's job is to put the brakes on fast neutrons. It slows them down for a controlled and efficient chain reaction. Mini recap. Heavy water acts as a moderator in nuclear reactors. Its primary function to slow down fast neutrons. Option A is correct. Next. Next, a question about food labels. Question 48, 2011. A company marketing food products advertises that its items do not contain trans fats. What does this campaign signify to the customers? Micro theme. Food, chemistry and health. Zero trans fats हर जगह देखते हैं। इसका असली मतलब क्या है? Statement 1. The food products are not made out of hydrogenated oils. यही प्राइमरी मीनिंग है और स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनते हैं जिसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है? लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन बबल करके उन्हें सॉलिड बनाया जाता है। इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है, लेकिन ये अनहेल्दी ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं। नो ट्रांस फैट्स क्लेम का मतलब है कि कंपनी इन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही। ओके, व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, थोड़ी मात्रा में ट्रांस फैट्स नेचुरली कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे मीट और डेयरी। अच्छा। लेकिन ये नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स उतने हार्मफुल नहीं माने जाते। सो ये क्लेम नो एनिमल फैट्स का मतलब नहीं है। Important distinction. Now for statement 3. The oils used are not likely to damage the cardiovascular health of the consumers. दिस इज करेक्ट। यही हेल्थ इंप्लीकेशन है। साइंटिफिक कंसेंसस है कि आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं। वो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कम करते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल। सो बाय एडवर्टाइजिंग नो ट्रांस फैट्स, कंपनी यही बता रही है कि उनका प्रोडक्ट आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक हेल्थियर चॉइस है। तो statements 1 and 3 are correct, but 2 is not. This leads to option C. यस। What's the memory hack? Memory hack. No trans fats on the label means no hydrogenation in the process, which is good news for your heart. Mini recap. The no trans fats claim signifies the absence of harmful, industrially produced hydrogenated oils, which implies a direct benefit for cardiovascular health. Option C is correct. Mixed question. Question 49 from 2011. When the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies because. The micro theme is plant biology, specifically vascular tissues. इस टेक्निक को गर्डलिंग कहते हैं। ये इतनी छोटी सी चोट एक पेड़ के लिए जानलेवा क्यों हो जाती है? इसके लिए पेड़ के दो मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को समझना होगा। पहला है जाइलम, जो सेंटर में होता है। इसका काम है पानी और मिनरल्स को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर ले जाना। Okay, xylem is the water pipe up. और दूसरा है फ्लोएम, जो बार्क की इनर लेयर में होता है। इसका काम है खाना, फोटोसिंथेसिस से बने शुगर्स को पत्तियों से नीचे पेड़ के बाकी हिस्सों तक, स्पेशली रूट्स तक ले जाना। Phloem is the food pipe down. और वो bark में है। एग्जैक्टली। जब तुम बार्क की एक रिंग निकाल देते हो, तुम फ्लोएम पाइपलाइन को काट देते हो। जाइलम आमतौर पर ऐसा ही रहता है, इसलिए पानी ऊपर जाता रहता है। लेकिन पत्तियों में बना खाना नीचे रूट्स तक नहीं पहुंच पाता। प्रिसाइसली। You're cutting off the food supply to the roots. रूट्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। इस खाने के बिना रूट्स भूख से मर जाती हैं। और जब रूट्स मर जाते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और तब पूरा पेड़ मर जाता है। इसलिए ऑप्शंस में से B, roots are starved of energy, is the correct and fundamental reason. What's the memory hack? Memory hack. Girdling cuts the phloem,
which carries the food. No food for the roots means the tree is doomed. Mini recap. Girdling a tree is fatal because it removes the phloem, cutting off the food supply from the leaves to the roots. Option B is correct. Let's do the next. Question 50, 2011. A health and diet question. Regular intake of fresh fruits and vegetables is recommended, since they are a good source of antioxidants. How do antioxidants help a person maintain health and promote longevity? The micro theme is biochemistry and health. Antioxidants एक बहुत बड़ा buzzword है, लेकिन ये हमारे शरीर में केमिकल लेवल पर करते क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स को समझने के लिए पहले उनके दुश्मनों को समझना होगा। फ्री रेडिकल्स। Free radicals. हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान हमारी बॉडी अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाती है, जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वो आसपास से इलेक्ट्रॉन चुराते हैं। एग्जैक्टली वो किसी भी हेल्थी मॉलिक्यूल से, डीएनए, प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन्स से इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं। इस डैमेज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। यही एजिंग और बहुत सी बीमारियों से जुड़ा है। और यहाँ आते हैं हीरोज, एंटीऑक्सीडेंट्स। बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए। वो फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और डैमेज होने से रोक देते हैं। सो दे आर द गुड गाइस, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनमें पैक्ड होते हैं। यस, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ऑप्शंस को देखें तो डी, दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज द परफेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। व्हाट्स द मेमोरी हैक? Memory hack. Antioxidants are the anti-rust for your cells. They stop free radicals from causing oxidative damage, keeping you healthy from the inside out. Mini recap. Antioxidants are crucial for health because they protect our cells by neutralizing harmful free radicals. Option C is correct. Last question for today's marathon. And our final question for this deep dive, question 51 from 2011. Aspartame is an artificial sweetener. It consists of amino acids and provides calories. Yet it is used as a low-calorie sweetening agent. What is the basis of this use? The micro theme is food chemistry. ये एक पैराडॉक्स जैसा लग रहा है। एस्पार्टम में कैलोरीज हैं, फिर भी ये लो कैलोरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका राज उसकी कैलोरी काउंट में नहीं, बल्कि उसकी जबरदस्त मीठास में है। आस्पार्टेम नॉर्मल चीनी से लगभग 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। 200 टाइम्स स्वीटर। तो सेम लेवल की मिठास के लिए एस्पार्टम बहुत कम लगेगा। एग्जैक्टली एक रेगुलर सोडा में 35-40 ग्राम चीनी हो सकती है, जो लगभग 140 कैलोरीज हैं। उतनी ही मिठास के लिए आपको 200 गुना कम आस्पार्टेम चाहिए, जो 1 ग्राम से भी बहुत कम होगा। निग्लिजिबल हो जाती हैं। So it's not calorie free, but it's used in such small quantities that it becomes effectively calorie free. Precisely. It's all about the dose. Options को देखें तो option D, aspartame is several times sweeter than table sugar, hence food items made with small quantities of aspartame yield fewer calories. इस logic को perfectly explain करता है। What's our final memory hack? Memory hack. Aspartame is super sweet. A tiny pinch does the job of a big spoonful of sugar, so the calories are tiny too. Mini recap. Aspartame works as a low-calorie sweetener because it is intensely sweet, meaning only a very small, calorically insignificant amount is needed. Option D is correct. That was a long one. What a marathon. दूध की केमिस्ट्री से लेकर रेनबोज की फिजिक्स तक, we've covered a huge amount of ground. हर सवाल एक डीपर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का दरवाजा था। Absolutely. The goal of this marathon was not just to give you the answers, but to build your conceptual clarity. We learned that lichens are masters of teamwork, and that Earth's magnetic field is our silent planetary guardian. Exactly. We've unpacked the science behind 26 different real UPSC questions. Now, for a final thought. We talked about thorium as a future fuel source. Right. But think about this. What if, in the near future, scientists are able to create a brand new, stable, super heavy element in a lab जो nature में नहीं मिलता, और वो थोरियम से भी ज्यादा powerful और clean energy source हो? What would be the geopolitical and economic implications of one nation holding the patent to a man-made element that could solve the world's energy crisis? A fascinating and slightly scary thought to ponder. Until our next deep dive, keep connecting the dots, keep questioning, and keep learning.